पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली ने बॉबी को कैमरे पर देख लिया था कि वो जिना का जिक्र कर रहा है। तो ली ने क्या किया, तुरंत जिना को वार्न कर दिया कि जान बचाकर वहाँ से भागो, वहाँ पर मौत है। एंड पार्ट 11 की शुरुआत में जिना एंड्रयू को भी बता देती है कि भाई यहाँ हमारी जान को खतरा है। वो तुरंत दोस्तों कमरे का दरवाजा लॉक कर लेते हैं। एंड्रयू वहाँ पर एक खिड़की देखता है, बाहर डॉक्टर दरवाजा पीटने लगता है, पर दरवाजा लॉक देखकर वो स्पेयर की से उसको खोल देता है, पर कमरे में कोई नहीं होता। डॉक्टर अब गेट के गार्ड्स को अलर्ट करने के लिए कहता है और तब तक ये लोग गेट का सिक्योरिटी चेक क्लियर करके निकल जाते हैं। तब जाकर गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि उन्हें मत छोड़ना, पर वो तो जा चुके थे दोस्तों। यहाँ जीना चैन की सांस लेती है कि चलो अच्छा हुआ बच गए। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर उनका पीछा करने की सोचता है, लेकिन लगता है एंड्रयू ने उसकी कार का टायर पंचर कर दिया था। वो दूसरी कार लेने के लिए कहता है और यहाँ रास्ते में इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो पेट्रोल स्टेशन में जाते हैं। तब वो डिक्की खोलते हैं तो अंदर वो विटनेस होता है, मतलब इन्होंने उसको बचा लिया था। वेरी गुड। वो कहते हैं मुझे बाथरूम जाना है प्लीज, और तुरंत वो बाथरूम की ओर भागता है दोस्तों। इसी बीच वहाँ पर बॉबी आ जाता है और फोन पर डॉक्टर पर चिल्लाता है कि तुमने उसको जाने कैसे दिया और वो लोग किस रास्ते से गए, मैं उसी रोड पर हूँ, जल्दी बताओ। इस तरह दोस्तों वो जोर से बातें कर रहा होता है कि तभी विटनेस बाथरूम से बाहर निकलता है। बॉबी उसको देख लेता है और फोन पर कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने उसको देख लिया है। विटनेस यहाँ से डर कर भागता है और एक गाड़ी के नीचे आकर वहीं पर मर जाता है। और अब बॉबी जिना और एंड्रयू को भी नहीं छोड़ता और कहता है कि तुम लोग इसके लॉयर्स हो ना, तुमसे भी मुझे पूछताछ करनी है। एंड्रयू कहता है देखिए मुझे कॉल करना है अभी। बॉबी हंस देता है कि वाह, तुम जिसे चाहो कॉल कर लो बेटा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर दोस्तों जब एंड्रयू जेजे का नाम लेकर बात करता है तो बॉबी चौंक जाता है कि तुम्हें जेजे ने भेजा था। अब अगली सीन में बॉबी, नाथन, जेजे और उसका बॉडीगार्ड बैठे होते हैं। बॉबी जेजे से पूछता है कि तुमने उन दोनों को हॉस्पिटल क्यों भेजा, बताओ ऐसा क्या था जो तुम विटनेस से जानना चाहते थे। जेजे कहता है कि असल में मुझे तुम पर शक है। उस विटनेस ने केन्या के पति को डोडो ग्रुप के लैब में हो रहे लीकेज और T9 के खतरों के बारे में बहुत कुछ बताया था, जिसे केन्या के पति ने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। मुझे ये जानना है कि फिलहाल वो मोबाइल कहाँ पर है। बॉबी दोस्तों चौंक जाता है कि इसे कैसे पता चला उस मोबाइल के बारे में जिसे मैंने अपने सीक्रेट सेफ में रखा हुआ है। जेजे बताता है कि जब मेरे एजेंट्स उस मोबाइल का पता लगाने में लगे हुए थे तो उन्हें पता चला कि उस विटनेस को जान से मारने की तुम कोशिश कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम पर शक हो गया और मैंने उन दोनों को तुम्हारी असलियत का पता लगाने के लिए भेजा था। बॉबी की दोस्तों यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। फिर वो नाथन से कहता है कि मैंने ये सब आपकी भलाई के लिए किया था। एंड फिर वो जेजे पर भड़क जाता है कि तुमने मेरे काम में दखल देने का सोचा भी कैसे, तुम्हें कोई हक नहीं है इसका। कहकर वो गुस्से में अपने दांत पीसकर बाथरूम चला जाता है दोस्तों। नाथन कहता है तुम बॉबी पर शक मत करो, वो कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा है। एंड दोस्तों तब जेजे अपने बॉडीगार्ड को एक नजर देखता है और वो इशारा समझकर उठकर बाथरूम जाता है और बॉबी को घूरने लगता है। फिर क्या था, उसको देखकर बॉबी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसकी ऐसी धुलाई करता है कि क्या बताएं, और कहता है मैंने पहले क्रिमिनल स्क्वाड में काम किया है बेटा, और मैं तुम जैसे हजारों गैंगस्टर्स को ठिकाने लगाने में माहिर हूँ समझे। अगर आइंदा जेजे के सामने एक भी शब्द कहा तो वहीं पर खत्म कर दूंगा। दूसरी ओर एंड्रयू और जिना कैफे में बैठे होते हैं। तब ली कॉल करता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है। ली कहता है वो कुछ नहीं है, तुमने मुझसे उधार लिया है ना, और अगर तुम वो उधार दिए बिना ही वापस ऊपर चली गई स्वर्ग में तो फिर मेरे पैसे कौन लौटाएगा। दोस्तों जिना भी कहती है चुपचाप फोन रख ले और कॉल कर देती है। एंड्रयू पूछता है एक बात बताओ, क्या तुम्हें ली ने बताया था कि हॉस्पिटल में तुम्हारी जान को खतरा है। जिना कहती है हाँ। एंड्रयू को दोस्तों यहाँ पर शक हो जाता है कि ली को कैसे पता चला होगा। एंड जब वो जेजे को ये बात बताता है तो वो भी चौंक जाता है कि ली को कैसे पता चला। पर तब उसे बॉबी की याद आ जाती है कि कोई उसके ऑफिस में घुसा और उसके आदमियों ने उस आदमी के पेट में चाकू घोंप दिया था। कहीं वो ली तो नहीं था, और अगर वो ली था तो वो बॉबी की जासूसी क्यों कर रहा था। तब दोस्तों वो एंड्रयू से कहता है कि कल तुम ऑफिस में जाकर चेक करो कि ली के शरीर में कहीं कोई घाव है या नहीं। दूसरी ओर दोस्तों जिना बहुत ही दुखी होती है क्योंकि वो जान गई है कि केन्या की बात बिल्कुल सच थी, पर वो केन्या की मदद नहीं कर पा रही है। अगर वो केन्या का साथ देगी तो डोडो ग्रुप के खिलाफ जाना पड़ेगा उसे, और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जो कि वो नहीं चाहती। कितनी मुश्किलों के बाद तो उसे नौकरी मिली है, इसलिए वो खोना नहीं चाहती उसे। तो वो केन्या के फोन पर विटनेस का जो कॉल आया था ना, उसे डिलीट करके केन्या को उसका फोन लौटा देती है और कहती है कि ये नीचे पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा लौटा दूं तुमको। दोस्तों जिना ली को कॉल करती है कि मेरा जी अच्छा नहीं है, प्लीज मुझे ड्रिंक खरीद कर दो ना। ली भी उसको एक बार में ले जाकर ड्रिंक खरीद कर देता है। जिना दोस्तों यहाँ पर बहुत इमोशनल होकर कहती है कि हम लाइफ में कभी सच का साथ नहीं दे सकते क्या, सच कहना इतना महंगा क्यों साबित होता है। ली की तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस चीज के बारे में बात कर रही है। वो जिना को शांत कराना चाहता है, लेकिन जिना तो नशे में होती है और ली के कंधे पर सर रख लेती है। ली उसे घर छोड़ने के लिए उसे लेकर निकल रहा होता है कि तब वहाँ पर एंड्रयू आता है। वो कहता है कि जिना को मैं ले जाऊंगा। ली कहता है इसे ड्रिंक मैंने पिलाया था, घर भी मैं ही छोड़ूंगा समझे। फिर क्या था दोस्तों, दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच वो जिना को छोड़ देते हैं और बेचारी नीचे गिर जाती है। एंड वक्त पर जिना का फ्रेंड जो कि पुलिस में है वो आता है और दोनों को खूब डांट लगाता है कि अच्छा हुआ जिना ने मुझे मैसेज किया था, वरना तुम लोग तो उसको यही मरने के लिए छोड़ देते। कहकर दोस्तों वो जिना को लेकर जाता है। अब एंड्रयू ली से पूछता है कि चलो थोड़ी ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते, मैं तुम्हारे साथ क्यों ड्रिंक करने लग गया भाई। ये कहकर नी निकल ही रहा होता है कि एंड्रयू उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी ली का घाव दुखने लगता है और वो पेट पर हाथ रखकर कहता है कि छोड़ो मुझे जाना है। बस दोस्तों यहीं पर एंड्रयू को ली पर शक हो जाता है कि ली ही वो आदमी है जो बॉबी के ऑफिस में घुसा था। अब ली की टीम का एक लड़का जिसका नाम ग्रे है
वो ली से पूछता है क्या तुम और रोशी डेटिंग कर रहे हो? ली कहता अरे पागल है क्या, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये सब कुछ पूछ क्यों रहे हो तुम, कहीं तुम्हारी नजर रोशी पर तो नहीं है? वो शर्मा कर कहता है हाँ मैं रोशी से प्यार करने लगा हूँ। ली कहता है शाबाश, तुम फिक्र मत करो, मैं लवर्स को मिलाने के मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अचानक दोस्तों शेरिल आकर ली के ऊपर कॉफी गिरा देती है, फिर उसे साफ करने के बहाने ली का शर्ट उतार कर देख लेती है कि ली के पेट में बैंडेज बंधा हुआ है। असल में उसने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि दोस्तों एंड्रयू ने उसे भेजा था यही चेक करने के लिए कि ली के पेट में चेक करो कि वहाँ पर कोई घाव है या फिर नहीं। वो वैसे भी श्योर था लेकिन और श्योर करना चाहता था। तब दोस्तों एंड्रयू को बता देती है कि हाँ उसके पेट में चोट है एंड वो तुरंत जेजे को कॉल कर देता है कि बॉबी के ऑफिस में जो घुसा था वो ली था 100%। दूसरी ओर जेजे के बॉडीगार्ड ने भी ली के बारे में पूछताछ की थी जिसमें उसे पता चला था कि ली बॉबी के क्लब में बारटेंडर का काम कर रहा है, शायद ये उसका कोई सीक्रेट मिशन है। बॉडीगार्ड तो दोस्तों ये भी कहता है कि सर ली बहुत ही अक्लमंद लगता है, हमें उसे अपने गैंग में शामिल कर लेना चाहिए, क्या लगता है आपको, बहुत फायदा होगा हमें। पर जेजे कहता है कि देखो बहुत ज्यादा अक्लमंद लोगों को हमेशा अपने से दूर रखना ही बेहतर है। वैसे ये जरूर पता लगाना पड़ेगा कि वो बॉबी की जासूसी कर क्यों रहा है। यहाँ से दोस्तों नेल को दिखाते हैं जो किमी को बताता है बेटा तुम्हारे खिलाफ जो अपोजिशन का आदमी खड़ा हो रहा है वो बहुत पावरफुल लगता है पर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है इसलिए हम उसको पैसे देकर आसानी से खरीद पाएंगे। पर किमी कहती है पापा ये तो गलत बात है ना। नेल हंसता है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी गलत नहीं होता बेटा और पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका तो पैसा ही निभाता है। अब दोस्तों वो उस अपोजिशन कैंडिडेट को घर पर बुलाता है और कहता है मैंने सुना है आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है, क्या बात है, ऐसा क्यों किया आपने? अगर आप अपना नॉमिनेशन वापस लेकर मेरी बेटी को सपोर्ट करेंगे तो समझिए आपका कर्ज कुछ है ही नहीं, मैं आपको इतनी बड़ी रकम दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर दोस्तों वो एक नेक इंसान मालूम होता है और कहता है मुझे आप पैसों से खरीद नहीं सकते याद रखना। लेकिन जब नेल रकम बताता है तो बस उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसकी नेकी खत्म। दोस्तों नेल कहता है थोड़ा टाइम लेकर जरा सोच कर बताइए। पैनी भी दोस्तों वहाँ पर होती है और वो सारी चीजें सुन रही थी एंड जब वो ली को ये सारी चीजें बताती है ना तो वो शॉक हो जाता है कि नील के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। अब पैनी पूछती है ये तुम बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? ली कहता है काम पे जा रहा हूँ। और कहाँ? पैनी पूछती है काम पे, तुम्हें उस क्लब में नौकरी मिली कैसे? ली कहता है सब रोशी का कमाल है, मैंने उसे अंडरस्टिमेट किया था पर वो तो बहुत ही काबिल और हिम्मत वाली निकली। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब रोशी उस क्लब में काम कर रही थी तो एक क्लाइंट ने दूसरी लड़की को टॉर्चर किया था और कहा था कि कहाँ है बॉबी, बुलाओ उसे। रोशी ने उससे कहा कि चुपचाप उस लड़की को जाने दो। क्लाइंट कहता है कि ठीक है इसे छोड़ देता हूँ पर तुम्हारा बुरा हाल करने वाला हूँ मैं। पर दोस्तों इससे पहले कि वो आगे बढ़े रोशी ने उसे उठाकर जमीन पर पटका और उसे गला दबाते हुए कहा कि आइंदा किसी लड़की पर हाथ मत उठाना वरना हाथ तोड़ दूंगी। बस दोस्तों उसे उस समय देखकर बॉबी बिल्कुल इम्प्रेस हो गया था। उसने रोशी को अकेले में बुलाकर उसकी हिम्मत और फाइटिंग की खूब तारीफ की थी। वो रोशी से पूछता है कि तुम्हें और क्या क्या आता है। रोशी उसे कई बातें बताती है। उसे ली की बात भी याद आती है कि तुम बॉबी को ये बताना कि तुम्हें मसाज करना भी आता है। बस दोस्तों रोशी भी बॉबी से कह देती है कि हाँ मैं मसाज बहुत बढ़िया करती हूँ। बॉबी कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है तो मेरा मसाज कर दो ना। और दोस्तों अब उसी मसाज के लिए ली तैयार हो रहा है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ली क्लब में पहुंच चुका है जहाँ रोशी भी है। ली कहता है कि सावधान रहना कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। रोशी कहती है कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो बस उसकी जिंदगी का वो आखिरी पल होगा समझ लो। ली कहता है कि अरे हाँ मैं भी किसकी फिक्र कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र करनी नहीं चाहिए, उल्टा मुझे तो बॉबी की फिक्र करनी चाहिए कि पता नहीं तुम उसका क्या हाल करोगी। जरा संभल कर मसाज करना बेचारे का, उसका हाथ पैर मत तोड़ देना, ऑल द बेस्ट कहकर दोस्तों वो रोशी को अंदर भेज देता है। रोशी भी बॉबी का मसाज शुरू करती है और पूछती है कि मसाज के टाइम पर ड्रिंक करेंगे तो आराम मिलेगा आपको। वो भी हाँ कर देता है और ड्रिंक्स लेकर आता है ली। ग्लास में कोई पाउडर डालकर वो ड्रिंक सर्व करता है जिसे बॉबी पी जाता है। दोस्तों उस देर में हो जाता है वो फ्लैट। तब ली एक इंजेक्शन निकालता है और रोशी को बताता है कि ये टूथ सिरम है। असल में जब मैं माइकल के पास फंस गया था तो उसने मुझे यही लगाया था। इस इंजेक्शन से नींद में भी आदमी सच उगल देता है। लेकिन दोस्तों तभी बॉबी के आदमी दरवाजा नॉक करते हैं कि बॉस आपसे मिलने के लिए कोई आया है, जल्दी आइए। ली रोशी को इंजेक्शन देकर कहता है कि बॉबी को तुम इंजेक्शन लगाओ, इन कदों को मैं संभाल लूंगा। कहकर वो बाहर आता है और उनसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, बॉस इस वक्त रासलीला में बिजी है, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। गुंडे भी दोस्तों शर्माने लगते हैं कि ये बॉस भी ना हमेशा लगता है रासलीला में ही लगे रहेंगे। इसी बीच जेजे को दिखाते हैं जो एसपीडी टीम के 2 मेंबर्स को लेकर इसी बिल्डिंग में आ जाता है। उनमें से एक ग्रे भी होता है दोस्तों जिसने रोशी को प्रपोज करने में ली की मदद मांगी थी, याद है ना आपको। यहाँ बॉबी बेहोश हो चुका था तो ये दोनों उसके गले से वो हार्ड डिस्क निकालकर उसे कॉपी करने लग जाते हैं। फिर उसके फिंगरप्रिंट्स को यूज करके सेफ भी खोल देते हैं और बॉबी को दूसरी तरफ धक्का दे देते हैं। लॉकर में होता है ढेर सारा सोना, डॉक्यूमेंट्स, काले धन का हिसाब किताब वगैरह वगैरह। वहाँ पर एक मोबाइल भी होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके पीछे एक फैमिली फोटो होती है। आपने पहचान लिया होगा इस फोटो में कौन है, पर ली इसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानता और उसे वहीं फेंक देता है। दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फोटो ले लेते हैं।
जेजे बाहर बैठा होता है तो उसका गार्ड बताता है कि ली यहीं पर है, हम उसे अभी पकड़ सकते हैं। लेकिन जेजे कहता है कि उसे पकड़ने के बजाय हमें ये जानना है कि वो असल में किसके लिए ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, हमें उसका असली मकसद भी पता चलना चाहिए। तो अब ली बॉबी से उसके स्विस बैंक की सारी डिटेल्स ले लेता है जहाँ उसने सारा काला धन डिपॉजिट करके रखा हुआ है। एंड जब काम खत्म हो जाता है तो रोशी कहती है कि मुझ पर अटैक करो वरना इन लोगों को हम पर शक होगा। अगले सीन में रोशी घायल हालत में बॉबी के असिस्टेंट के पास आती है और कहती है बॉबी ने मुझे बहुत मारा, मुझे पता नहीं वो इस तरह का जानवर था और मैं यहाँ पर कभी काम नहीं करूंगी। ली भी दोस्तों अपने हिस्से की एक्टिंग करता है कि मुझे भी नहीं पता था कि बॉबी इतना घटिया आदमी है जो एक औरत को इतना टॉर्चर कर सकता है, वो सोचिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। इस तरह भरपूर परफॉर्मेंस देकर दोनों वहाँ से बच निकलते हैं दोस्तों। एंड जब बॉबी को होश आता है उसके कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ था। उसका एक आदमी कहता है कि बॉस नशे में आपने उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा किया था, वो बेचारी काम छोड़कर चली गई। बॉबी दंग रह जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया। अचानक वो अपने गले की माला को चेक करता है, पेन ड्राइव वही होता है वैसे। फिर वो लॉकर को भी चेक करता है तो सब पैसा वैसा का वैसा होता है। तब जाकर उसे चैन आता है कि चलो सब कुछ सेफ है। यहाँ जेजे ली की गाड़ी को फॉलो कर रहा होता है पर ली पहले से जान चुका था कि जेजे उसे फॉलो कर रहा है। असल में दोस्तों जो ये ग्रे है ना, जो जेजे के साथ आया था, उसने ली को मैसेज किया था कि जेजे तुम्हारा पीछा करने वाला है। तो अब ली अपनी गाड़ी को सीधे जेजे के घर की ओर लेकर जाता है। जेजे हैरान है कि ये मेरे घर में क्यों जा रहा है। घर के पास जाकर ली जेजे को कॉल करता है तो जेजे भी वहाँ पहुंचकर कहता है कि मुझे कॉल क्यों किया तुमने, और वो भी मेरे घर में आकर। ली कहता है मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बॉबी के पास जो काला धन है ना, उन सब की डिटेल्स इस पेन ड्राइव में है और उसमें नाथन का काला धन भी शामिल है। जेजे पूछता है वो सब कुछ तो ठीक है पर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तुम तो मोजो के लिए काम करते हो। ली कहता है कि जब मैं बॉबी की जासूसी कर रहा था तो मुझे डोडो ग्रुप के बारे में भी कई बातें पता चली। ये डिटेल्स इतनी सेंसिटिव है कि शायद मोजो इसे ठीक से हैंडल ना कर पाए, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। आप तो डायरेक्टर हैं, इस कंपनी का भला बुरा अच्छे से जानते हैं और आपके लिए मेरी वफादारी को साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए मैंने इसे आपको सौंपने का फैसला किया। ली ईमानदारी का इतना बड़ा ड्रामा करेगा दोस्तों, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जेजे की तो धड़कन ही रुक जाती है कि ये लड़का तो मेरी कितनी इज्जत करता है और मैं तो यूं ही इस पर शक कर बैठा। वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ली को अपने घर के अंदर लेकर जाता है और उसे कीमती वॉच भी गिफ्ट करता है। दूसरी ओर दोस्तों ली ने ग्रे की मदद करने का प्रॉमिस तो किया था, तो वो उसे एक बार में बुला देता है जहाँ रोशी होती है। ग्रे रोशी को अपने दिल की बात बताना चाहता है लेकिन बहुत पी लेता है और उसी पर गिर जाता है। रोशी फिर उसे उठाकर बाहर लेकर आती है और खूब डांटती है कि तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना पिया करो समझे। पर वो रोशी की तारीफ करता है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, मुझको उठा लिया तुमने। यहाँ से चेयरमैन को दिखाते हैं जो अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा है। चेयरमैन की वाइफ ना पता नहीं क्यों इतनी परेशान है। नाथन पूछता है कि माँ आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? उसकी माँ डायरेक्टली अपने पति से पूछ लेती है कि सच बताइए आपकी टेबल पर शैलोमी की फोटोज और आईडी क्या कर रही है? क्या आप अभी भी उसके ख्यालों में खोए हुए हैं? मैंने सुना है कि आपका एक नाजायज बेटा भी है। चेयरमैन कहता है हाँ है, तो उसमें क्या है, तुम्हें तो शैलोमी को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया था और ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है। ये सुनकर तो सिंडी और नाथन चौंक जाते हैं कि हमारे पापा का अफेयर भी है और उसका दूसरा बेटा भी है। तब चेयरमैन की वाइफ कहती है कि जब से मैंने आपसे शादी की है ना, तब से मैं अकेलेपन में जी रही हूँ। पता है आपको क्या आपने मेरे और मेरे बच्चों के साथ कभी ठीक से 2 पल बिताए हैं? जवाब में चेयरमैन चिल्लाता है कि लाइफ में तुमसे शादी करके मैंने सबसे बड़ी गलती की। ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है। अब ये उसका ऑफिस में जाकर कहता है कि ये आपने क्या कह दिया सर, मैडम नहीं होती तो आपका परिवार नहीं होता। चेयरमैन कहता है देखो मैं रोज के इन तानों से तंग आ चुका हूँ, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है बस। वो नाजायज ही सही पर है तो मेरा बेटा, तुम जल्दी उसका पता लगाओ। अब भी ये मोजो से मिलता है और पूछता है कि चेयरमैन के बेटे के बारे में तुम्हारी पूछताछ कहाँ तक पहुंची है, कुछ पता चला है क्या? मोजो बताता है कि मैंने अमेरिका में अपने आदमियों के जरिए उसका पता लगाने की कोशिश की है पर वहाँ उसके सारे रिकॉर्ड्स डिलीट किए जा चुके हैं, इसलिए मैं अपनी दूसरी टीम को वहाँ भेजकर फिर से इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ इसके बदले में आपको मेरी मदद करनी होगी। डोडो ग्रुप में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, सब जेजे के कहने से चलता है, इसलिए मुझे ऐसी पोजीशन चाहिए जिससे मैं चेयरमैन के करीब आ जाऊं, उनका विश्वास जीत पाऊं। आप मुझे बस अपना असिस्टेंट बना लीजिए। दूसरी ओर दोस्तों जिना और एंड्रयू उसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर का काम कर रहे होते हैं। तब पुलिस आकर केन्या को अरेस्ट कर लेती है। वो कहते हैं कि T9 लीकेज में तुम्हारा भी हाथ है। एंड अब वो चौंक जाती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो उसके खिलाफ लड़ रही हूँ। नहीं 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 दोस्तों यहाँ साफ पता चलता है कि ये भी नाथन की एक साजिश है केन्या को फंसाने की। जिना उनको पूछती है कि ऐसे कैसे आप इनको अरेस्ट कर पाएंगे, अरेस्ट वारंट है क्या? पुलिस वारंट दिखाती है तो जिना भी कुछ नहीं कर पाती। वो केन्या से कहती ठीक है आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी लॉयर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगी। पर दोस्तों एंड्रयू उसको रोक लेता है कि अगर सोचो तुमने डोडो ग्रुप के खिलाफ कुछ किया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। जिना एकदम बेबस होकर रोने लग जाती है कि मैं कहाँ फंस गई। पर केन्या की अरेस्ट की खबर सुनकर नाथन बड़ा खुश होता है भाई। और जब जेजे अपने ऑफिस आता है तो एंड्रयू आराम से वहाँ पर बैठा होता है। वो जेजे से कहता है कि अब तो हमारे पास नाथन के खिलाफ काफी एविडेंस है, फिर उसे हटाकर मुझे उसकी जगह पर बिठाने की देरी किस बात की है?
जेजे कहता है कि अरे सब्र करो, अब की बार नाथन को ऐसा मारेंगे कि वो कभी उठ नहीं पाएगा, फिर तुम अपने पिता के लाडले बन जाओगे। टीवी पर दोस्तों केन्या के अरेस्ट की खबरें आ रही होती है। उसमें केन्या को देखकर ली तुरंत रियलाइज करता है कि बॉबी के सेफ में उसने जो मोबाइल देखा था उस पर इसकी फोटो लगी हुई थी। वो सोच में पड़ जाता है कि केन्या का मोबाइल बॉबी के पास कैसे आया और उसे वो लॉकर में क्यों रखता है। क्या बात है, जरूर उस फोन में कोई राज है। दोस्तों राज तो है, लेकिन ये बात अभी तक ली को नहीं पता थी और ली ने एक अच्छा मौका गवा दिया, क्योंकि उसने लॉकर खोला भी था, उसमें मोबाइल भी देखा था। अगर वो मोबाइल ले लेता तो सारा राज उसी वक्त खुल जाता, पर अगर वो मोबाइल उठा लाता तो फिर ली फंस भी जाता, क्योंकि बॉबी देख लेता कि लॉकर से मोबाइल मिसिंग है। अब ली पेनी से कहता है कि उस मोबाइल के पीछे जो फोटो थी ना, उसमें एक छोटी बच्ची भी थी, हमें उसका पता लगाना होगा। यहाँ से दोस्तों उस हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ पर जिना का भाई है। पेनी ने अपने असिस्टेंट को वहाँ भेजा होता है ताकि वो जिना की असलियत का पता लगा पाए। असल में जिना ने अपना नाम बदलकर डोडो ग्रुप ज्वाइन किया था। उसने अपने भाई का नाम भी कुछ और ही बताया था। तो बस पेनी कंफर्म करना चाहती है कि क्या ये उसी जिना का भाई है जो दोस्तों स्टार्टिंग में ली के घर पर नौकर थी। याद है ना आपको कि भूल गए पहला एपिसोड। अब पेनी का असिस्टेंट जिना के भाई के बेड के पास पहुंच जाता है तो वहाँ कोई और ही नाम लिखा होता है, पर असिस्टेंट उसका असली नाम पुकारता है तो वो कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, बोले क्या चाहिए आपको। असिस्टेंट को यकीन हो जाता है कि ये जिना का भाई है और इसकी बहन जो डोडो ग्रुप में काम कर रही है वो वही जिना है जो कई साल पहले ली के घर में काम करती थी। दूसरी ओर जिना को दिखाते हैं जो दूसरे हॉस्पिटल में है जहाँ केन्या की बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है। वो बच्ची बहुत दुखी होती है कि मेरी मम्मी को अरेस्ट क्यों किया गया, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। जिना उसे दिलासा देती है कि बेटी मम्मी को वो जल्दी छोड़ देंगे, तुम डरो मत। इतने में दोस्तों ली वहाँ पर आ जाता है। जिना पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दोस्तों बाहर पेनी खड़ी होती है और तब उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि इस हॉस्पिटल में जो लड़का है वो जिना का भाई है, मतलब वो असल में जिना ही है जिसको ली ढूंढ रहा है। दोस्तों आपको तो पता है ना, ली को नहीं पता कि ये वही जिना है जो मेरे ऑफिस में काम करती थी। इतने में ली और जिना बाहर आ जाते हैं और जिना को देखकर पेनी शॉक। ली पूछता है तुम इसे इतना घूर क्यों रही हो। जिना के भी कुछ समझ में नहीं आता। और तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि पेनी को ये पता चल गया था कि जिना वही लड़की है जो कुछ साल पहले ली के घर में काम करती थी जब ली देख नहीं सकता था, पर फिलहाल जिना किसी दूसरे नाम से डोडो ग्रुप में काम कर रही है। इसलिए जिना को देखकर वो जरा शॉक हो रही थी और ली ने पूछा कि तुम इसे इतना घूर क्यों रही हो। चलिए पार्ट 12 की शुरुआत में दिखाते हैं कि पेनी कहती है हाँ कुछ नहीं, फोन पर किसी से बात कर रही थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहकर वो चली जाती है। अब दोस्तों ली जिना से इस बच्ची के बारे में और केन्या के बारे में पूछता है। जिना बताती है कि केन्या उस एमएलए की वाइफ है जो कभी डोडो ग्रुप में काम किया करता था। केन्या कह रही थी कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि डोडो ग्रुप के लोगों ने उसको मार डाला था। यही नहीं, डोडो ग्रुप T9 लीकेज और उसके खतरों के बारे में भी बहुत कुछ छुपा रहा है और डोडो ग्रुप के खिलाफ काफी एविडेंस था जो केन्या के पति के मोबाइल में था, लेकिन अब वो मोबाइल गायब है। सच को सामने लाने के लिए केन्या बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़ रही है और बहुत दुख की बात है कि उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इसी सिलसिले में पूछताछ करने हम उस विटनेस के घर गए थे, पर वो भी एक्सीडेंट में मारा गया। बस तो दोस्तों ली अब उस मोबाइल की इंपॉर्टेंस को समझ जाता है। बहनी अपने असिस्टेंट से कहती है कि देखो किसी भी हाल में ली को जिना की असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसके अंदर बदले के आ गए तब तक हम जी भर के पैसा कमा पाएंगे। अगर उसे पता चल गया कि जिना ही वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है तो उसका ध्यान भटक जाएगा और फिर हमारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। असिस्टेंट भी कहता है कि ठीक है मैडम, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जिना हमेशा ली को चैंगी समझे और ली भी कभी जान ना पाए कि ये वही लड़की है जो मेरे ऑफिस में कभी काम करती थी। लेकिन दोस्तों उसकी ये आखिरी बात को ना जिना का भाई पकड़ लेता है और बार बार यही दोहराता है कि चैंग की असली आइडेंटिटी कभी जिना को पता नहीं चलेगी, चैंग की असली आइडेंटिटी कभी जिना को पता नहीं चलेगी। चलिए आ जाइए। अब ली को दिखाते हैं तो जेजे उसे कॉल करता है तो ली उससे मिलने जाता है। वहाँ पता चलता है कि जेजे ने डोडो ग्रुप और नाथन के खिलाफ सारा एविडेंस जो ली ने कलेक्ट किया था ना वो सब चार्ल्स के हवाले कर दिया था, जो कि डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर का लॉयर है। ली बिल्कुल हैरान होता है कि जेजे ऐसा क्यों कर रहा है। तब जेजे ली से पूछता है कि बॉबी के उस लॉकर में क्या तुमने एक मोबाइल देखा था। ली तो सच बता देता है कि हाँ देखा था और शायद उसमें T9 के बारे में सारी डिटेल्स थी। अब ली कंफ्यूज होता है कि जेजे नाथन को इतनी बुरी तरह फंसाना क्यों चाहता है। तभी चार्ल्स कहता है कि एविडेंस के आधार पर मैं जल्द ही नाथन को अरेस्ट करवा दूंगा। यहाँ से दोस्तों ली जेजे को उसके घर छोड़ने चाहता है और लगता है उसने खूब पी रखी है। ली पूछता है एक बात बताइए ना, आप वैसे नाथन को अरेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं। जेजे नशे में कहता है कि उसने ऐसी गलतियां की है और उसे उन गलतियों की सजा भुगतनी ही तो होगी। दोस्तों ली ने उसकी सारी बात को रिकॉर्ड कर रहा था। बट सर आप जो कर रहे हैं वो क्या डोडो ग्रुप के साथ गद्दारी नहीं है। कैसी गद्दारी, कुछ दिनों में तो डोडो ग्रुप मेरा हो जाएगा बेटा, फिर तुम देखना। यहाँ से दोस्तों ली जेजे को घर छोड़ देता है और फिर उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनता है कि ये सब करने के पीछे इस जेजे का असली मकसद क्या हो सकता है। यहाँ से सीधा जिना को दिखाते हैं जो अपने फ्रेंड से मिलने आती है। असल में वो एक लॉयर भी था। जिना कहती है प्लीज आप केन्या के पक्ष में कोर्ट में लड़ेंगे तो हम उसे बचा सकते हैं, पर वो कहता है मुझे पहले से पैसों की तंगी है और ऊपर से तुम चाहती हो कि मैं मुफ्त में ये केस लड़ूं। जिना कहती है कि अगर आप ये केस फ्री में लड़ोगे तो सोचिए आपका कितना नाम होगा
पर वो कहता है कि नाम कमा कर मैं क्या करूंगा, उससे 2 वक्त की रोटी थोड़ी ना मिलेगी मुझे, मैं नहीं लड़ूंगा ये केस। अगले दिन की बात है, जिना ऑफिस में जाती है और लिफ्ट के लिए वेट कर रही होती है। तभी नाथन आता है और जिना को सर से पैर तक अजीब नजरों से देखता है और कहता है कि आज तो तुम वाकई काफी स्मार्ट लग रही हो। ये सारी चीज दोस्तों दूर से एंड्रयू देख रहा था। अब नाथन अपने असिस्टेंट से कहता है कि सुनो, मुझे एक लेडी सेक्रेटरी की जरूरत है ना, जिना को तुम वो जॉब दे दो। पर असिस्टेंट कहता है कि सर आपकी तो पहले से एक सेक्रेटरी है। वो भी कहता है कि तो उसको हटाओ, जिना को वो जॉब दे दो चुपचाप। जिना भी घबरा कर कहती है नहीं सर, मुझे सेक्रेटरी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दोस्तों जैसी लिफ्ट आती है तो नाथन और उसका असिस्टेंट अंदर चले जाते हैं। जिना नहीं जाती, पर नाथन जिद करके उसको अंदर बुला लेता है। जिना की तो हालत खराब होती है कि न जाने ये मेरे साथ क्या क्या करेगा। पर लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले एंड्रयू अंदर आ जाता है और जिना और नाथन के बीच खड़ा हो जाता है। इस तरह वो नाथन से जिना को बचा लेता है। दोस्तों यहाँ ऑफिस में नाथन को एक शॉकिंग खबर मिलती है कि डोडो ग्रुप के केमिकल प्लांट का इंस्पेक्शन होने वाला है। नाथन तो गुस्सा हो जाता है कि बिना नोटिस भेजे कौन इंस्पेक्शन करवा रहा है ये, और कौन सर, आपकी लाडली बहन का क्या कराया है ये सब कुछ। नाथन तुरंत सिंडी से मिलने चाहता है कि वो मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रही है। वहाँ सिंडी मीटिंग में बैठकर अपने पिक्स पर आए कमेंट्स को पढ़ रही होती है। कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स दिए होते हैं तो वो उठकर कहती है कि मुझे पता लगाना है कि वो कौन लोग हैं जो मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं। इतने में नाथन आकर अकड़कर पूछता है कि तुमसे किसने कहा कि डोडो ग्रुप केमिकल्स का इंस्पेक्शन करवाना है। वो कहती है किसने कहा, इसमें तुम इतना डर क्यों रहे हो, इंस्पेक्शन तो एकदम नॉर्मल बात है, कहीं तुम कोई खतरनाक केमिकल्स तो नहीं यूज कर रहे या फिर कोई काला धंधा करते हो, तुम क्या करते हो तुम। नाथन कहता है थोड़ा हड़बड़ा के, मुझे किस बात का डर, मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। हाँ तो ईमानदारी से करते हो तो अच्छी बात है ना, फिर तो अभी इंस्पेक्शन होगा अभी। ये कहकर वो मोजो से कहती है कि अभी के अभी इंस्पेक्शन की तैयारी करो। मोजो भी मान जाता है। दोस्तों नाथन तो बहस करने लगता है कि जल्द ये कंपनी मेरे नाम हो जाएगी तब देख लूंगा तुम्हें। अरे वाह, कंपनी तुम्हें देखकर मैं क्या अंगूठा चूस कर बैठी रहूंगी, मेरा भी इसमें हिस्सा है समझे। ये सब कुछ देखकर जे हंसने लगता है कि यही तो मैं चाहता था। वो एंड्रयू से कहता है कि देखा देखा, इन दोनों बेवकूफों को देखा तुमने, जल्द ही नाथन अरेस्ट हो जाएगा और फिर तुम्हें नाथन की जगह मिल जाएगी। यहाँ से दोस्तों चार्ल्स को दिखाते हैं जो ली से कहता है नाथन को अरेस्ट करवाने के लिए हमें एविडेंस के तौर पर वो मोबाइल चाहिए जो बॉबी के लॉकर में है। तुम क्लब में उस वक्त जाना जब कम लोग होते हैं, पर मुझे खबर दे देना, मैं पुलिस को लेकर आ जाऊंगा और उस मोबाइल को निकाल लूंगा। इस तरह हम नाथन और बॉबी दोनों को पकड़ पाएंगे। ली भी दोस्तों वापस क्लब में जाता है। तब वहाँ पर बॉबी और उसके 2 आदमियों के अलावा और कोई नहीं होता। ली तुरंत चार्ल्स को कॉल करके बताता है। कुछ देर में बॉबी के ऑफिस में पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर आ जाती है। बॉबी तो चौंक जाता है कि मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, मेरे खिलाफ आपके पास एविडेंस है क्या। वो कहते हैं कि एविडेंस तो तुम्हारे पास है, कहकर वो जबरदस्ती उससे लॉकर खुलवाते हैं। लेकिन ये क्या, लॉकर एकदम खाली। बॉबी तो हंसने लगता है कि कहाँ है तुम्हारा एविडेंस, अब क्या करोगे। इतने में उसके आदमी पुलिस को पकड़ लेते हैं और बॉबी वहाँ से दोस्तों भाग जाता है। तभी ली कैमरे के जरिए ये सब कुछ देख रहा होता है और बॉबी के पास जाकर कहता है कि बॉस जल्दी गाड़ी में चलिए वरना वो लोग आपके पीछे आ जाएंगे। वो भी खिड़की से अंदर कूद जाता है। दोस्तों दूसरी ओर नाथन, चेयरमैन, मोजो और सिंडी लिफ्ट में होते हैं और तभी नाथन का फोन बजता है। वो देखता है कि बॉबी कॉल कर रहा है एंड वो सोच में पड़ जाता है कि कॉल उठाऊं या फिर ना उठाऊं। सिंडी कहती है या तो कॉल अटेंड करो या फिर रिजेक्ट कर दो, कब से बज रहा है तुम्हारा फोन। नाथन हिम्मत करके कॉल अटेंड करता है और आराम से कहता है कि सॉरी रॉन्ग नंबर। पर इतने में बॉबी चिल्लाता है कि अरे भाई मैं हूँ बॉबी, मेरे ऑफिस में पुलिस की रेड पड़ी है, आप भी जल्दी से अपने ऑफिस से सारा एविडेंस मिटाकर बचकर कहीं भाग जाओ। ये सुनकर नाथन चिल्ला देता है कि अबे ये क्या बोल रहा है तू। चेयरमैन पूछता है कोई गड़बड़ कर दी तूने। कहते हैं नहीं पापा, एक जरूरी काम याद आ गया था, कहकर वो लिफ्ट को रोक कर उतर जाता है। फिर सीढ़ियों से ऊपर भागता है जहाँ उसका ऑफिस है। जैसे चेयरमैन लिफ्ट से नीचे जाता है तो सामने से चार्ल्स पुलिस को लेकर आ जाता है। नाथन का अरेस्ट वारंट भी निकल चुका था। दोस्तों वो चेयरमैन को बताता है कि आपका बेटा नाथन कई इलीगल बिजनेसेस करता है, उससे पैसे कमा रहा है वो और T9 केमिकल को अपने प्रोडक्ट्स में यूज कर रहा है। चेयरमैन तो बिलीव ही नहीं कर पाता कि उसका बेटा ये सब कुछ कर रहा है। फिर वो अरेस्ट वारंट को लेकर नाथन को पकड़ने ऊपर आ रहे होते हैं। इसी बीच नाथन अपने ऑफिस जाता है और इलीगल बिजनेस और काले धन के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। उसका असिस्टेंट तो कुछ बॉन्ड पेपर्स भी शेडर के अंदर घुसाने वाला होता है। तो नाथन कहता है इसे मत डिस्ट्रॉय करो, इन लोगों ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए इसलिए इन्हें संभाल कर रखो। असिस्टेंट कहता है कि पागल मत बनो सर, अगर इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो बुरी तरह फंस जाओगे आप, कहकर वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर लैपटॉप के सारे फाइल्स डिलीट कर दिए जाते हैं। इतने में दोस्तों चार्ल्स पुलिस को लेकर आ ही जाता है। फर्श पर कागज बिखरे पड़े होते हैं, पर नाथन वो एकदम कैजुअली बैठकर कहता है कि ओह सॉरी, मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप लोग आने वाले हैं, वैसे अचानक हुआ क्या। चार्ल्स कहता है ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट, कहकर वो नाथन को अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। चेयरमैन चार्ल्स से कहता है कि देखो अगर मेरे बेटे ने गलती की तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, पर अगर मुझे ये पता चला कि तुमने उसे बेवजह अरेस्ट किया है तो मैं तुम्हारी कंपनी को इतना नुकसान पहुंचाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों अब जेजे को देखिए, वो एकदम इनोसेंट की तरह चेयरमैन को दिलासा देता है कि सर आप फिक्र मत कीजिए, नाथन को कुछ नहीं होगा। हालांकि दोस्तों नाथन को अरेस्ट करने का प्लान तो उसी का था ना। तो दूसरी ओर ली बॉबी को एक सुनसान जगह पे लेके जाता है और तब न्यूज में दिखाते हैं कि नाथन को अरेस्ट कर लिया गया है। बॉबी कहता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया। ली पूछता है एक बात बताइए,
पुलिस किसी मोबाइल के बारे में बात कर रही थी, उसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? बॉबी जरा चौंक जाता है कि ये इन सब के बारे में क्यों पूछ रहा है, पर इतने में ली किसी तरह उसकी हथकड़ी खोल देता है। अब बॉबी को ली पर पूरा विश्वास हो जाता है दोस्तों। ली तुरंत बाहर जाकर जेजे को कॉल करता है कि वो फोन बॉबी के पास है और उसने कहीं छुपा के रखा हुआ है उसे। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसका पता लगाकर आपके हवाले कर दूंगा। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर बॉबी के साथ कैजुअली बात करने लगता है। वहाँ चेयरमैन लॉयर से बात करता है कि नाथन को अरेस्ट क्यों किया गया, उसने किया क्या है, पर उसकी वाइफ कहती है ये पूछताछ तुम बाद में कर लेना, पहले मेरे बेटे को छुड़ाओ दो। चेयरमैन भी चिढ़कर कहता है कि तुम्हारे लाडले बेटे ने अगर कोई गलती नहीं की तो वो छोड़ देंगे उसको, वरना अगर उसने गलती की है तो भुगतने दो उसको अपनी सजा। वाइफ कहती है क्या कह रहे हो आप, आपका इकलौता बेटा है वो और उसके लिए आपको जरा भी फिक्र नहीं है। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं अपने भाई से मदद मांग लूंगी। दोस्तों इनका भाई कोई और नहीं, पॉलिटिशियन नेल है। चेयरमैन तो उसी समय उसको डांट देता है कि सुनो मेरी बात, उससे इस मामले में घसीटोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी, चुप हो जाओ। यहाँ से अब जेजे एंड्रयू से कहता है कि देखो देखो पुलिस नाथन को इंटरोगेट कर रही है, T9 लीकेज के केस में हमने केन्या को भी फंसा दिया और हमारा प्लान एकदम सही चल रहा है। एंड्रयू तो शॉक पे शॉक हो जाता है और पूछता है क्या T9 लीकेज आपने करवाया था? जेजे कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरा बॉडीगार्ड है ना, इसने प्लांट में जाकर उस रात T9 टैंक खोला था। दोस्तों एंड्रयू घबरा कर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह से एक वर्कर की जान चली गई, आपको पता भी है? जेजे तो हंसकर कहता है कि हमें आगे निकलने के लिए कई लोगों को कुचलना पड़ता है बेटा, जब मैं तुम्हें देखने अमेरिका आया था तब तुमने भी तो अपने सौतेले बाप को मार डाला था, याद है? एंड्रयू कहता है कि अगर मैं उससे नहीं मारता तो वो मेरी माँ को खत्म करने जा रहा था, याद है आपको? उसी तरह बेटा उसी तरह, अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं भी बुरी तरह फंस जाता, और मैं जो करता हूँ हम सबकी भलाई के लिए करता हूँ। दोस्तों अब जेजे का ये पहलू सुनकर एंड्रयू भी चौंक जाता है। यहाँ से जेजे अपना अगला मास्टर प्लान बनाता है कि अब हम केन्या के पक्ष में लड़ेंगे और ऐसा करके वो केन्या को इस केस में इतना बुरा फंसा देगा कि वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगी। अगले दिन केन्या को दिखाते हैं जो जेल में है, लगता है उसे भी कैंसर है जिसकी वजह से वो टैबलेट्स खा रही होती है। तब जेजे उससे मिलने जाता है और कहता है देखिए आपके साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, उसके लिए डोडो ग्रुप जिम्मेदार है पूरी तरह से, इसलिए आपको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपके पक्ष में केस लड़ने का फैसला किया है, उसके लिए आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए बस। दोस्तों केन्या को भी मानना पड़ता है क्योंकि उसके लिए लड़ने वाला कोई और तो था नहीं, पर इससे पहले कि वो साइन करती जीना का वो दोस्त जो कि एक लॉयर भी है उसकी वहाँ पर होती है मास एंट्री। वो कहता है कि मैंने बहुत सोचा है मैडम और मैं बिना फीस के आपका केस लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप इस पेपर पर साइन कीजिए। अब दोस्तों केन्या को तो पहले से ही जेजे पर भरोसा नहीं था, तो वो जिना के बताए हुए लॉयर के पेपर पर कर देती है साइन और इस तरह वो ऑफिशियली केन्या का लॉयर बन जाता है। इस लॉयर का नाम है जॉन। तो अब जॉन को ऐसे प्रूफ कलेक्ट करने होंगे जिससे कि वो केन्या को बेकसूर साबित कर पाए। दूसरी ओर जिना हॉस्पिटल में केन्या की बेटी की बढ़िया देखभाल करती है, उसे खिलाना पिलाना सुलाना सब कुछ जिना देखती है। ये सब कुछ देखकर एंड्रयू बहुत इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ से जिना को उस T9 केमिकल प्लांट के पास दिखाते हैं। असल में जिना को जानना है कि केन्या के खिलाफ जो एविडेंस पुलिस को दिए गए हैं उन्हें किस तरह तैयार किया गया होगा, और अगर सच में केन्या ने यहाँ पर आकर उस टैंक को खोला था तो उसने कैसे किया होगा, ये सारी चीजें उसे पता लगानी है। तो वो T9 कंटेनर के पास जाती है, लेकिन ऊपर चढ़ने से पहले वो अपने शूज उतार देती है क्योंकि उसे लगता है कि केन्या ने भी ऐसा ही किया होगा। तो वो ऊपर जाकर उस टैंक का वेल घुमाती है एंड वो इमेजिन करती है कि केन्या के हाइट से अगर मैं देखूं तो वो बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाई होगी। वेल को घुमाने की कोशिश में जिना को एक बात पता चलती है। असल में जॉन ने जिना को बताया था कि केन्या का एक सूट मिला था जिस पर T9 के ट्रेसेस मिले थे। ये केन्या के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि उसी ने वेल खोला था। जिना तुरंत जॉन को कॉल करती है कि मैंने पता लगा लिया है, असल में केन्या ने वेल नहीं खोला था। टैंक का वेल बहुत ही हाइट पर है और केन्या की हाइट के हिसाब से बड़ी मुश्किल से उसका हाथ वहां पहुंचा होगा। अगर केन्या ने वेल खोला भी होगा तो लीकेज के वक्त T9 उसके सूट पर नहीं बल्कि उसके मुंह पर लगा होगा। मतलब किसी ने जानबूझकर उसके सूट पर वो T9 का स्प्रे किया होगा ताकि वो फंस जाए। और अब अगर हमने ये सारी चीजें प्रूफ कर दी तो वो इनोसेंट हो जाएगी। इतने में दोस्तों गार्ड की आहट को सुनकर जिना भागने लगती है, लेकिन जल्दी अपने शूज वहीं छोड़कर भाग जाती है। खुशकिस्मती से एंड्रयू जिना को फॉलो कर रहा था और वो जिना के शूज को उठा लेता है। जिना बड़ी मुश्किल से चलकर अपनी कार तक पहुंचती है। तब एंड्रयू और उसके हाथ में अपने शूज को देखकर वो कहती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? वो कहता है देखो मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें फॉलो करने का, पर तुम हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाती हो। मैं प्रॉब्लम में फंसती हूँ तो तुम्हें इससे क्या है, लाओ मेरे शूज, कहकर वो शूज छीन लेती है। पर दोस्तों उसके पैर पर चोट लगी होती है और खून भी निकल रहा था। एंड्रयू बहुत ही केयरिंग तरीके से उसके पैर को पानी से धो देता है और कहता है थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा, टेंशन मत लो। जिना को दोस्तों उसका केयरिंग नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है ऐसे में तुम कार कैसे चलाओगी, दो चाबी मुझे दो, मैं ड्राइविंग करूंगा। फिर वो कार का दरवाजा खोलता है और यहाँ तक कि जिना को उठाकर कार में बिठाता है। जिना को वैसे तो बड़ा अजीब लगता है कि हमेशा तो ये मुझे डांटता रहता है, पर यहाँ तो इसने कोई दूसरा ही अवतार ले लिया, बहुत बढ़िया। वो एंड्रयू से कह देती है कि तुम ना बाहर से तो बड़ा एटीट्यूड दिखाते रहते हो पर दिल के बहुत अच्छे लगते हो। एंड वो भी अकड़ कर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा असली रूप तुमने अभी तक देखा नहीं है। जिना उसको चिढ़ाती है कि तुम बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसे हो, तुम्हें पता है। यहाँ से दोस्तों अब ली को दिखाते हैं जो बॉबी के साथ एक होटल रूम में है। असल में बॉबी शहर छोड़कर भागने वाला है क्योंकि पुलिस को इसके खिलाफ जो एविडेंस मिला है उसके बल पर इसे उम्र भर की जेल होगी। अब वो अपना
बैंक बैलेंस वगैरह चेक कर रहा होता है, पर पता लगता है उसके सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं। अब वो एक पैसा भी नहीं निकाल सकता। ली दोस्तों उसे और उकसाता है कि बॉस क्या आपके पास एक भी पैसा नहीं है, क्या हो गया? मुझे तो लगा था कि अगर मैं आपको बचाऊंगा तो आप मुझे ढेर सारे पैसे देंगे, अब मैं क्या करूं बताओ। बॉबी कहता है कि अरे रोना बंद करो, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास वो मोबाइल है जिसमें नाथन के खिलाफ इतना अच्छा खासा एविडेंस है, उसी से मैं नाथन को डरा धमकाकर उससे मुंह मांगी रकम ले सकता हूँ। बस दोस्तों ली को और चाहिए क्या था। इसी बीच ली को कोई कॉल आता है और वो बॉबी से कहता है कि मैंने अपने दोस्त से आपके बच निकलने का रास्ता पूछा था, लगता है वो एक शिप अरेंज करने वाला है, मैं बस उससे बात करके आता हूँ। कहकर वो फोन को लेकर बाहर चला जाता है। यहाँ बॉबी सोच में पड़ जाता है कि मेरे बारे में पुलिस को किसने इन्फॉर्मेशन दी होगी। उसे तो जेजे पर शक होता है, तो वो तुरंत अपने गुंडों को फोन लगाकर कहता है कि सुनो, जेजे को उठा लो और फिर देखते हैं उसका क्या करना है। यहाँ दोस्तों ली जेजे को ही कॉल करता है और कहता है कि मैं बॉबी को शिप में ले जाने के बहाने आपके पास ले आऊंगा, आप उसे पकड़ लेना और वो मोबाइल भी छीन लेना जिसमें एविडेंस है। कहकर वो फिर कमरे में जाकर बॉबी के आगे एक्टिंग शुरू कर देता है कि बॉस मेरे दोस्त ने चाइना जाने वाले एक शिप में आपका टिकट कटवा लिया है, वहाँ जाकर आप सेफ रहेंगे, पर जाने से पहले इस मोबाइल का एविडेंस दिखाकर पैसे जरूर ले जाइए, वरना मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो ना आप। इसी बीच दोस्तों जेजे अपने घर पहुंचता है, पर तब बॉबी के गुंडे उसको पकड़कर पीट देते हैं, उसे कार में धकेल देते हैं। यहाँ बॉबी किसी को कॉल करता है और बताता है कि मोबाइल उसी जगह पर डिलीवर कर दो। ली पूछता है कि सर वैसे आपने वो मोबाइल छुपा के कहाँ रखा हुआ है, आप मुझे बताएंगे तो मैं भी कभी उस मेथड को आजमा लूंगा, मतलब आप जैसे बड़े लोगों से मैं कुछ तो सीख पाऊंगा कम से कम। एंड बॉबी भी उससे इंप्रेस होकर कहता है कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उस फोन को ले जाकर एक जगह गिरवी रख दिया है, मैंने उसी को कॉल किया है, वो उस मोबाइल को मेरी बताई हुई जगह पे डिलीवर करने वाला है। इतने में बॉबी के आदमी उसे कॉल करते हैं कि हमने जेजे को उठा लिया। यहाँ बॉबी ली से कहता है कि शिप तक पहुंचने से पहले हमें एक और जगह जाना है, चलोगे? कहकर वो ली को एक जगह लेकर जाता है। ली की लोकेशन को दोस्तों यहाँ चार्ल्स ट्रैक कर रहा होता है और सोचता है कि शिप जाने के बजाय ये कहाँ जा रहा है, तो वो भी ली की कार को फॉलो करने लगता है। अब बॉबी ली को एक बिल्डिंग के पास कार रोकने को कहता है। वहाँ बॉबी के आदमी दोस्तों जेजे को भी लेकर आ गए थे। तब बॉबी जेजे से कहता है कि उस दिन तो बहुत अकड़ रहे थे, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। जेजे दोस्तों ली को देखकर हो जाता है शॉक। ली की भी समझ में नहीं आता कि वो रिएक्ट करे तो करे कैसे। और यहाँ पर होता है पार्ट 12 का दी एंड। बॉबी ने जेजे के साथ क्या किया, क्या ये लोग बॉबी से वो मोबाइल लेने में सफल हुए, और क्या ली और जेजे बॉबी को अरेस्ट करवाने में सफल हुए? वर्ड के एंड में हमने देखा कि ली किस तरह बड़ी चालाकी से बॉबी को पोर्ट की ओर लेकर जा रहा होता है, क्योंकि उसने बॉबी को प्रॉमिस किया था कि मैं एक शिप में आपके बचने का इंतजाम करूंगा। लेकिन बीच रास्ते में बॉबी ने एक बिल्डिंग में गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन वहाँ बॉबी के आदमियों ने जेजे को पकड़ कर रखा हुआ था। ली को देखकर जेजे और जेजे को इस हाल में देखकर ली दोनों शॉक हो जाते हैं। तो चलिए पार्ट 13 की शुरुआत में बॉबी जेजे को खूब लात मारता है कि तुमने मुझे पुलिस में फंसाया था ना। ली दोस्तों यहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और मन ही मन सोच लेता है कि जेजे यही डिजर्व करता था। बहुत बढ़िया। फिर बॉबी जेजे को चेयर से बांधकर उसे और मारने लग जाता है। दूसरी ओर चार्ल्स ली के लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस को लेकर उस बिल्डिंग की ओर जा रहा होता है और लगता है कि 10 मिनट में वहाँ वो पहुँच भी जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बॉबी जेजे से पूछता है कि सच बताओ, तुमने मुझे और नाथन को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया था ना? सही कह रहा हूँ ना मैं तो यहाँ से बच निकल जाऊंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारा काम तमाम करके ही जाऊंगा। इतने में दोस्तों ली को एक कॉल आता है। बॉबी पूछता है किसका कॉल है? ली कहता है कि मेरे एक दोस्त का कॉल है जो आपके लिए शिप अरेंज कर रहा है। असल में दोस्तों ये कॉल चार्ल्स का था। वो बताता है कि हम पास आ गए, बस कुछ ही मिनटों के लिए तुम बॉबी को मैनेज कर लो। ली कॉल काट कर बॉबी से कहता है कि मेरा दोस्त कह रहा है कि शिप कुछ ही देर में निकलने वाली है, तो हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। तो दोस्तों बॉबी जेजे को मारने के लिए चाकू निकालता ही है। जेजे तो बेबस निगाहों से ली को देखता है कि कैसे भी करके मुझे बचा लो बेटा, लेकिन ली कुछ नहीं कर पाता और सोच लेता है कि इसके साथ शायद यही होना चाहिए था। पर बॉबी चाकू घोंपने से पहले ली से कहता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ सीखना चाहते थे ना, ये लो चाकू और कत्ल करने की प्रैक्टिस शुरू करो। अगर तुमने इसका कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा। बस दोस्तों ली यहाँ पर दुविधा में पड़ जाता है, पर अगर वो चाकू नहीं घोंपेगा तो बॉबी को उस पर शक हो जाएगा, इसलिए वो चाकू लिए जेजे के पास जाता है। जेजे तो पीला पड़ जाता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बॉबी वो एकदम खुश हो जाता है कि जेजे मरने वाला है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदलता है और पता चलता है कि ली ने चाकू नहीं बल्कि उससे घुमाकर चाकू के हैंडल जेजे के पेट में घोंपा था। जेजे को दोस्तों कुछ नहीं होता और तभी ली कहता है कि वो लोग आ गए। इतने में पुलिस कार का सायरन सुनाई पड़ता है और उस जगह को पुलिस घेर लेती है। चार्ल्स और पुलिस वालों को देखकर बॉबी बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसके आदमी पुलिस पर भी हमला करते हैं, पर वो सभी को पकड़ लेते हैं। अब बॉबी यहाँ से अकेला बच निकलने की कोशिश करता है, पर ली उसे पकड़कर खूब पीटता है। दोस्तों ली फाइटिंग में किसी से कम नहीं था और बहुत बढ़िया अटैक करता है। तब जाकर बॉबी रियलाइज करता है कि इतनी देर से उसने ली पर विश्वास किया और सारा सच बता दिया। इतने में मोबाइल लेकर वो डिलीवरी वाला भी आ जाता है। दोस्तों पैकेज के अंदर वही फोन होता है जिसमें सारा एविडेंस है। बस जेजे तो खुशी के मारे ली को गले लगा लेता है। ली भी सोच लेता है कि बेटा अगली बारी तेरी है, याद रखना, तब तक के लिए जितना खुश होना है हो ले। यहाँ से दिखाते हैं कि डोडो ग्रुप का इन्फ्लुएंस यूज करके नाथन को लॉकअप से छुड़वा दिया जाता है।
उसे पिकअप करने के लिए ली और एंड्रयू आए होते हैं। एंड्रयू को देखकर नाथन चिढ़ जाता है कि मुझे लेने इस मनुष्य को साथ लेकर क्यों आए। आखिर दोस्तों वो सब घर पहुंचते हैं, लेकिन नाथन एंड्रयू को घर के अंदर आने नहीं देता और कहता है कि तुम डोडो ग्रुप के नौकर हो, घर के अंदर आने की कभी सोचना भी मत। हाँ एंड्रयू नहीं, बेचारा एंड्रयू बहुत ही इंसल्टेड फील करता है। उसके जाने के बाद वो गेट को टच करके सोचता है इस बड़े घर में मेरी माँ का भी हक होना चाहिए था। दोस्तों घर पर चेयरमैन बड़ा गुस्से में होता है, लेकिन सिंडी मजे में होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है। चेयरमैन की वाइफ टेंशन में होती है कि मेरा बेटा कब आएगा। इतने में नाथन आ जाता है और चेयरमैन से कहता है कि पापा मुझे बेल मिल गई है। मैंने कहा था ना कि मैंने कोई गलती नहीं की है। पर दोस्तों असल में 2-3 दिन के बाद कोर्ट ट्रायल शुरू होगा, जिसके बाद पता चलेगा कि ये कितना इनोसेंट है। पर माँ कहती है कि बेटा तुम्हें जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, सब बढ़िया था ना। वो भी कहता है कि नहीं मम्मी मैं तो मजे में था। चेयरमैन कहता है कि बेटा जरा मेरे कमरे में आओ, तुमसे बिजनेस की जरूरी बातें करनी है। नाथन भी खुश होकर पापा के कमरे में जाता है। अब दोस्तों पहले चेयरमैन दरवाजा बंद करता है, उसके बाद नाथन की ऐसी कुटाई करता है कि मैं आपको क्या बताऊं। वो चिल्लाता है कि पापा मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। बाहर से सभी सुन रहे होते हैं। चेयरमैन की वाइफ भी कहती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, मत मारो मेरे बच्चे को। अंदर दोस्तों चेयरमैन अपने हाथ से नहीं गोल्फ स्टिक से भी पीट रहा होता है, बताओ। इसी बीच लियो और मोजो सिंडी से कहते हैं कि सुनिए चेयरमैन आपकी बात जरूर मानेंगे, प्लीज चलिए और कहिए कि वो नाथन को ना मारे। पर कहाँ दोस्तों, वो तो एकदम कूल होकर कहती है कि एक न एक दिन तो नाथन की धुलाई होनी थी। वैसे ली कल हॉस्पिटल में मेरी एड का ट्रायल शूट है, जल्दी से तैयारी कर दो, समझे। यहाँ से दिखाते हैं दोस्तों नाथन ऑफिस आता है, सर पे चोट लगी हुई है उसके। लगता है पापा ने इसका सर फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपनी टीम से कहता है कि 2 दिन में कोर्ट ट्रायल शुरू होगा और अगर तुम लोगों ने मेरी अच्छे से मदद की तो मैं बहुत बढ़िया बोनस दूंगा सबको। अब दोस्तों जिना परेशान हो जाती है कि नाथन तो बाहर आ गया, लेकिन बेकसूर केन्या अभी भी जेल में बंद है। डोडो ग्रुप हॉस्पिटल में एड शुरू होता है और उसमें सिंडी बताती है कि डोडो ग्रुप हॉस्पिटल में हम पेशेंट्स को अपना परिवार मानते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ये सारी चीज देखकर केन्या की बेटी भागकर आती है और सिंडी को पकड़कर चिल्लाती है कि तुम झूठ क्यों बोलती हो, तुम सब झूठे हो। सिंडी दोस्तों चौंक जाती है कि ये बच्चे कौन है। अब इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उस बच्चे को दूसरी ओर धक्का दे देता है। वो गिरकर बेचारी बेहोश हो जाती है। सिंडी बहुत डर जाती है कि अब क्या होगा। इतने में जिना आकर उस बच्ची को उठाती है और डॉक्टर को तुरंत बुलाती है। सिंडी बाहर जाकर ली से पूछती है क्या उस बच्ची की यह हालत मेरे भाई नाथन की वजह से हुई है? क्या वो T9 का अंधाधुंध यूज करके मासूम लोगों की जान के साथ खेल रहा है? ली कहता है कि हाँ मैं भी शर्मिंदा हूँ कि ऐसे बॉस के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है। इतने में जिना आकर बताती है कि वो लड़की अब ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे कैंसर है वैसे, और वो अक्सर इस तरह बेहोश होती है। सिंडी दोस्तों अब उस चुटकी से मिलने जाती है और मजाक करने लग जाती है कि तुम बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी ना। एंड वो भी कहती है कि हाँ मैं एक्टिंग कर रही थी, इसलिए मेरे सारे बाल झड़ गए और मुझे रोज बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाती, जबकि सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो मैं पढ़ने के बजाय यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी रहती हूँ। दोस्तों चुटकी के मुंह से इतनी दुख भरी बातें सुनकर ना लगता है सिंडी पिघल गई यहाँ पर। उसे बहुत बुरा लगता है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ को जेल में रखा गया है और मैं उन्हें बाहर निकालने का इंतजाम करूंगी, वो जल्द से जल्द बाहर होंगी। लेकिन दोस्तों चुटकी कहती है मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं, हमारी कोई मदद नहीं करने वाला। सिंडी कहती है तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ बेटी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को बाहर लेकर आऊंगी। लगता है दोस्तों सिंडी में थोड़े अच्छे गुण भी हैं। तो चुटकी कहती है कि आप भी उसी बड़ी कंपनी से बिलोंग करती हैं जो झूठ के सिवाय और कुछ नहीं कहते, आप चले जाइए यहाँ से, कहकर वो बेचारी लेट जाती है। अब दोस्तों सिंडी को अपने भाई पर इतना गुस्सा आता है ना कि वो ऑफिस जाकर उसी से पूछ लेती है क्या T9 कार्सिनोजन है। वो कहता है कि इतना चिल्ला क्यों रही हो, धीरे बोलो, कहकर वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है और कहता है कि बाकी लोग कुछ भी कह ले पर तुम उसे सच मानकर मुझ पर उंगली उठा रही हो, समझी। वो कहती है कि मैं तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि तुम उम्र भर जेल में सड़ोगे, मैं अभी पापा को सब बताने जा रही हूँ। वो डर जाता है दोस्तों कि पापा को तो हार्ट प्रॉब्लम है, तुम और कुछ बताकर उनको मार डालोगे क्या। और वैसे T9 कोई खतरनाक केमिकल नहीं है, समझी, उससे कोई खतरा नहीं होता। इतने में दोस्तों चेयरमैन का कॉल आता है। नाथन के तो पसीने छूट जाते हैं कि कहीं पापा को पता तो नहीं चल गया। चेयरमैन कहता है कि एक बात बताओ, तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि T9 में तुमने कार्सिनोजन केमिकल्स मिक्स किया है। तुम अभी घर आ जाओ, मुझे तुमसे अभी बात करनी है अर्जेंट। बस नाथन तो गया काम से। वो चेयरमैन से मिलने जाता है तो चेयरमैन कहता है कोर्ट में जजमेंट आने से पहले तुम्हें US जाना होगा, तुम यहाँ मत रहो। नाथन कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ और कोर्ट भी यही कहने वाली है, इसलिए मुझे US जाने की नौबत ही नहीं आएगी, कहकर वो चला जाता है। दोस्तों अब चेयरमैन PA से कहता है कि तुम पता लगाओ कि क्या सच में T9 में नाथन ने कार्सिनोजन को मिक्स किया था या फिर नहीं। अब यहाँ दूसरी ओर चार्ल्स के ऑफिस में वो उस मोबाइल में रिकॉर्ड किया वो वीडियो देख रहे होते हैं। उससे साफ पता चलता है कि T9 में कार्सिनोजन है और वो कितना खतरनाक है और उसी की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है। जेजे और चार्ल्स तो बड़े खुश होते हैं कि अब उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ दोस्तों PA चेयरमैन को बताता है कि हाँ T9 में कार्सिनोजन है और इसके बारे में एक वीडियो एविडेंस भी मिला है और वो अभी चार्ल्स के पास है। आप कहें तो मैं चार्ल्स से बात करूं क्या, ताकि वो इस एविडेंस को कोर्ट में पेश ना करे। चेयरमैन दोस्तों रात भर सोचकर PA से कहता है इस मामले को डील करने के लिए मुझे एक विश्वसनीय आदमी की जरूरत है। तो PA मोजो का नाम लेता है कि वो आपका वफादार है और आपके लिए कुछ भी करने
करने को तैयार है। दोस्तों आपको याद होगा पीए ने मोजो को प्रॉमिस किया था कि अगर वो चेयरमैन के नाजायज बेटे का पता लगाएगा तो पीए मोजो को चेयरमैन के नजदीक जाने का मौका दिलवाएगा। और चेयरमैन भी उसकी वफादारी को टेस्ट करने के लिए कई सवाल पूछता है और मोजो उसे कन्विंस करने में बिल्कुल सफल भी हो जाता है। तो इस तरह अब चेयरमैन को मोजो पर हो गया है दोस्तों पूरा विश्वास। दूसरी ओर जेजे एंड्रयू को लेकर नेल से मिलने के लिए एक होटल जाता है। एंड्रयू बाहर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जेजे यहाँ नेल को बताता है कि हमें जो एविडेंस मिला है उसके आधार पर हम नाथन को हमेशा के लिए जेल भिजवा देंगे, फिर डोडो ग्रुप हमारा हो जाएगा। ये सुनकर एंड्रयू सोचता है कि मेरे बाप की कंपनी को तुम हड़पोगे और मैं देखता रहूंगा, मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ क्या। अगले सीन में दोस्तों जिना केन्या को देखने जेल में जाती है, पर तभी एक एम्बुलेंस वहाँ से निकलता है। तभी जॉन कहता है कि केन्या की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वहाँ लाख कोशिश के बाद भी केन्या को होश नहीं आता और दोस्तों वो कोमा में चले जाती है। उसकी बेटी यानी वो चुटकी बहुत रोती है। जिना उसे कैसे भी करके शांत करती है कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। और जब नाथन को ये पता चलता है तो वो बड़ा खुश होता है। अब जेजे पर्दे के पीछे नाथन के खिलाफ बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके सामने उसका वफादार होने की एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है। वो भी नाथन के साथ मिलकर खुश हो लेता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में चुटकी अपनी माँ के पास बैठकर उसे कहानी पढ़कर सुना रही होती है। जिना कहती है बेटी ये क्या कर रही हो तुम। वो कहती है डॉक्टर ने कहा था कि माँ सुन सकती है, इसलिए इनको कहानी सुना रही हूँ, फिर वो जल्दी अच्छी हो जाएंगी ना। जिना की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे इस बच्ची को। चुटकी जिना को एक लेटर देती है और कहती है ये माँ की ड्रेस में था, इस पर आपका नाम लिखा है। वो चुटकी को सोने के लिए भेज देती है और खुद केन्या के पास बैठ जाती है। ली भी वहाँ पर आ जाता है और केन्या की हालत को देखकर उससे भी बहुत दुख होता है। वो भी केन्या के पास बैठकर कहता है कि मैं जानता हूँ आप मेरी बात सुन पाएंगी। कल कोर्ट में नाथन के केस की हेयरिंग है। सब सोच रहे हैं कि कल की हेयरिंग सिर्फ नाथन के काले धन के बारे में है, पर हम एविडेंस के साथ ये प्रूव करने वाले हैं कि T9 से कितना खतरा होता है। इतने दिन आप जो लड़ाई लड़ रही थी ना, उसे सफलता जरूर दिलवाएंगे हम, और उसके बाद T9 को कहीं भी किसी रूप में यूज नहीं किया जाएगा। नाथन को मिलेगी कड़ी सजा। सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास और स्ट्रगल की वजह से ये सब कुछ होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सफलता को जरूर देख पाएंगी। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर केन्या की आंखों में आंसू जरूर निकल आते हैं। तो अगले सीन में एंड्रयू बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। वो जिना को बुलाना चाहता है पर कॉल नहीं करता। दूसरी ओर जिना ली के साथ दूसरे बार में बैठकर केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है। ली कहता है कि अगर तुमने डोडो ग्रुप को बताया कि मैंने उस मोबाइल को चार्ल्स के हवाले किया था तो तुम्हें प्रमोशन जरूर मिलेगी। और जिना कहती है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लग गई। इतने में दोस्तों एंड्रयू उसे कॉल कर ही देता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। जिना कहती है मैं बार में पी रही हूँ। एंड्रयू कहता है मैं भी आ जाऊँ क्या। वो कहती नहीं, मैं चैंग के साथ हूँ, यानी ली के साथ। बस दोस्तों एंड्रयू भड़क जाता है कि तुम उसके साथ क्यों गई। कल हियरिंग में नाथन के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस और आंसर तैयार करने हैं, तुम भूल गई क्या। और तुम हो कि एकदम गैर जिम्मेदार होकर शराब पी रही हो। जिना भी चिढ़कर कहती है कि मैं अपना काम कर लूंगी, तुम अपनी सोचो। कहकर वो कॉल काट देती है। दोस्तों अब यहाँ ली कहता है कि एंड्रयू को तुम्हारी बहुत फिक्र लगती है। हाँ खाक फिक्र लगती है। अरे वो तो इसीलिए बुला रहा है ताकि मैं क्वेश्चन तैयार कर पाऊं कि कल कोर्ट में नाथन से क्या क्या पूछा जाएगा, और उसके हिसाब से हमें नाथन को ट्रेन करना है कि क्या जवाब देना है उसे। अगले दिन दोस्तों कोर्ट की हियरिंग से पहले ली, जिना और एंड्रयू नाथन को कुछ क्वेश्चंस देने आते हैं और बताते हैं कि इसमें जो जवाब है वही कोर्ट में दीजिएगा। फिर वो नाथन को लेकर कोर्ट जाने लग जाते हैं। रास्ते में जिना नाथन को समझा रही होती है कि तुम्हें किस तरह जवाब देना है। वो गधा सुनते सुनते जिना के कंधे पे हाथ डालता है और जबरदस्ती अपनी ओर खींचने लगता है। जिना भी उसका हाथ हटाती है पर वो कहाँ मानने वाला था। रियर व्यू मिरर से एंड्रयू सब कुछ देख रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है उस समय। तो ली भी ये देख लेता है और अचानक स्टीयरिंग को दूसरी ओर घुमाता है और एंड्रयू सडन ब्रेक मारता है। इसी वजह से नाथन आगे की सीट से टकरा जाता है और ये बहुत ही अच्छा मौका है। ये सोचकर जिना नाथन के पैर पर अपना पैर खोप देती है। वो भी दर्द से चिल्लाने लग जाता है। तो जिना कहती सॉरी सर, सडन ब्रेक की वजह से गलती हो गई और पैन आपको लग गया। नाथन तो फिर एंड्रयू को डांटता है कि सड़क देखकर गाड़ी चलाओ, गधे कहीं के। एंड्रयू हंसकर कहता है कि सॉरी सर, वो पॉट होल आ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस तरह दोस्तों वो आखिरकार कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट के अंदर बाथरूम में जेजे और चार्ल्स की मुलाकात होती है। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि एविडेंस अगर जज ने एक बार देख लिया बस तो वो नाथन को ऐसी सजा देंगे कि वो हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगा। चार्ल्स कहता है सुनिए, मैंने तो आपका बताया वो काम कर दिया, अब आपकी बारी मेरे लिए कुछ करने की। क्या आपने अपने ससुर यानी नेल से वो बात की जो मैंने कहा था आपको। जेजे कहता है कि हाँ मैंने बात कर ली है, वो तुम्हें तरक्की दिलवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोर्ट के बाहर नाथन को मीडिया वाले घेर लेते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। वो कहता है देखिए मैं निर्दोष हूँ और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। इस तरह बढ़िया डायलॉग मारकर वो कोर्ट के अंदर जाता है। दूसरी ओर चेयरमैन और पीए पार्क में होते हैं। दोस्तों लगता है पीए कई सालों से ये विग लगाता था। तो चेयरमैन कहता है कि तुम्हारा ये टकला सर देखे हुए कितने साल हो गए। लगता है दोस्तों दोनों कई सालों से क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। चेयरमैन कहता है कि अगर मेरे बेटे ने वो सब कुछ किया है जिसका उस पर इल्जाम लगाया ना, तो उसे 10 साल क्या उम्र भर कैद मिले मैं तो चाहता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है उसकी, क्योंकि उसने जो गलत किया उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। पर दूसरे एंगल से देखें तो अगर उसका जुर्म साबित हो गया तो इतने सालों से डोडो ग्रुप ने मार्केट में जो रिस्पेक्ट कमाया वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें डोडो ग्रुप का इमेज बनाए
रखने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों साफ पता चलता है कि चेयरमैन अपने बेटे के लिए नहीं लेकिन डोडो ग्रुप को बचाने के लिए कोई मास्टर प्लान जरूर बना रहा है। कोर्ट में नाथन, बॉबी और नाथन का पार्टनर मसन केमिकल्स का ओनर इन सबसे चार्ल्स सवाल कर रहा होता है। वो एक ही बात कहते हैं कि इसमें नाथन का कोई हाथ नहीं है, उसकी जानकारी के बिना हमने डोडो ग्रुप के नाम पर इलीगल बिजनेस किया और काला धन कमाया। दोस्तों असल में ये लोग डोडो ग्रुप के कहने पर ही नाथन को बचाने की खातिर ऐसा कर रहे हैं। जज पूछते हैं कि क्या आपके पास नाथन के खिलाफ कोई और ठोस सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि नाथन ने इलीगल बिजनेस किया और काला धन कमाया। इस पर चार्ल्स कहता है कि काले धन से बड़ा एक प्रॉब्लम अब यहाँ पर खड़ा हो चुका है और वो प्रॉब्लम है T9, क्योंकि केना के पति यानी एक्स एमएलए ने डोडो ग्रुप के एक रिसर्चर का वीडियो रिकॉर्ड किया था जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि नाथन ने जानबूझकर सिर्फ अपने पार्टनर मसन केमिकल्स का कार्सिनोजन यूज करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में उसका इस्तेमाल किया। ये देखिए, ये उस एमएलए का मोबाइल है जो हमारे हाथ लगा है। दोस्तों नाथन यहाँ चौंक जाता है कि ये तो काले धन का केस चल रहा है, बीच में T9 केस क्यों घुसाया जा रहा है। तो दोस्तों इस पर जे सिर्फ नाम के वास्ते उठकर कहता है कि ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये लोग केस की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पर जज कहते हैं कि नहीं, अगर इसमें कोई प्रूफ है तो कोर्ट उसको देखना चाहती है। नाथन के पसीने पसीने हो जाते हैं कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। बस तब होती है दोस्तों यहाँ पर पीए की एंट्री। लगता है बहुत तगड़ा प्लान बनाकर आया है ये। कोर्ट में वीडियो प्ले करते हैं तो उसमें से फाइल गायब। ली, जे और चार्ल्स सभी चौंक जाते हैं और नाथन वो खुशी के मारे हो जाता है पागल कि देखा मैंने कहा था ना कि मेरे खिलाफ ये लोग साजिश कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। और दोस्तों तब पीए मोजो को देखता है और यहाँ दिखाते हैं एक बढ़िया वाला फ्लैशबैक कि उस दिन जब पीए मोजो को चेयरमैन के पास लेकर गया तो उनकी मीटिंग के दौरान चेयरमैन ने मोजो से कहा कि मुझे अपने बेटे की चिंता नहीं है, सिर्फ डोडो ग्रुप की फिक्र है। चार्ल्स के पास जो मोबाइल है उसमें नाथन के खिलाफ कोई वीडियो है, उसे तुम किसी भी तरह मिटा दो। और दोस्तों मोजो चार्ल्स के ऑफिस में एक आदमी को जानता था जिसने मोजो के कहने पर न सिर्फ उस मोबाइल का वीडियो मिटाया बल्कि कंप्यूटर में जो बैकअप था वो भी डिलीट कर दिया। और अब नाथन के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं बचा और उसे इस तरह इस केस से छुटकारा मिल जाएगा। ली, जिना और एंड्रयू तो परेशान हो जाते हैं कि न्याय मिलने के लिए हमने कितनी मेहनत करी और ये क्या हो गया। पर जज कहते हैं कि 1 घंटे के बाद ये सुनवाई फिर शुरू होगी, कहकर वो चले जाते हैं। एक और जे और चार्ल्स के बीच बहस होने लग जाती है। जे कहता है कि तुम्हें उस डेटा को और सेफ रखना चाहिए था, कम से कम बैकअप रखा है या फिर वो भी नहीं है। चार्ल्स कहता है लगता है किसी ने वो भी डिलीट कर दिया। दूसरी ओर जिना, ली और एंड्रयू बाहर बैठे होते हैं बड़ी टेंशन में। जिना उस लेटर को पढ़ती है जो केन्या ने लिखा था और जो चुटकी ने जिना को दिया था। उसमें केन्या ने जिना के लिए लिखा था कि जब ये लेटर तुम्हारे हाथ लगेगा तो शायद तब तक मैं मर चुकी होंगी। मेरे बाद इस लड़ाई को तुमने लड़ना है। अब तक T9 और डोडो ग्रुप के बारे में मैंने जो भी एविडेंस कलेक्ट किया है वो सब मेरे लैपटॉप में है और मेरे बाद मेरी बच्ची का ख्याल तुम रखना प्लीज। मैं जानती हूँ कि मैं तुम पर कितना बोझ लाद रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। ये सब कुछ पढ़कर जिना बहुत इमोशनल हो जाती है। दोस्तों इसी बीच ली को पेनी की बात याद आती है। ली ने उससे कहा था कि एविडेंस तो मिट चुका है लेकिन मैंने उस वीडियो को देखा था, मैं कोर्ट में बयान दूंगा। पर पेनी ने कहा था कि उससे क्या फायदा होगा, उल्टा डोडो ग्रुप तुम्हें काम से निकाल देगा, फिर देखो तुम्हारे पास कुछ काम नहीं बचेगा, इसलिए तुम कुछ मत कहना। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने तेजे से कहा था कि वीडियो तो अब डिलीट हो गया है, तो क्या मैं नाथन के खिलाफ बयान दे दूं। पर जेजे ने उसको समझाया कि सुनो मेरी बात, तुमने अपने पिता के करीब जाने के लिए कितनी मुश्किलें झेली पता है ना तुम्हें, और अब अगर तुमने गवाही दे दी तो फिर तुम कभी अपने पापा को देख भी नहीं पाओगे, तुम्हें डोडो ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। जिना कहती है कि मैं विटनेस बनूंगी, मुझे नाथन के बारे में बहुत कुछ पता है। एंड्रयू कहता है देखो मजाक मत करो तुम, अभी तक तो तुम नौकरी खोने के डर से चुप थी और अब अचानक डोडो ग्रुप के खिलाफ गवाही दोगी क्या, फिर पैसों के लिए क्या करोगी तुम। इसके बाद दोस्तों जिना चार्ल्स से मिलने जाती है और कहती है मैं विटनेस बनने को तैयार हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो वो पूछता है कि तुम हो कौन। तो यहाँ से दोस्तों इनकी बात जब हो जाती है तो 1 घंटे के बाद कोर्ट में दिखाते हैं। जज कहते हैं कि नाथन के खिलाफ अब तक कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए 2 घंटों में इस केस का फैसला सुनाया जाएगा, तब तक के लिए कोर्ट डिसमिस। जज अपनी बात पूरी करने वाले होते हैं कि चार्ल्स कहता है सुनिए मेरे पास एक और विटनेस है जो इस केस में गवाही देगी। और दोस्तों तब जिना खड़ी उठ जाती है। सभी एकदम से चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। नाथन तो घबराया जाता है कि ये मेरे खिलाफ गवाही देगी। मुझे तो शौक ही हो जाता है कि ये अपनी कंपनी के खिलाफ गवाही देने वाली है क्या। तो जिना विटनेस स्टैंड पर खड़ी होकर शपथ लेती है कि वो सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। नाथन का ब्लड प्रेशर दोस्तों इतना हाई हो जाता है कि लगता है फटने वाला है। वो उठकर चिल्लाता है कि ये जरूर झूठ बोलेगी मेरे खिलाफ, लेकिन जज उसको वार्न करते हैं कि अगर आप चुप नहीं रहे तो कोर्ट का अपमान करने के जुर्म में तुम पर कड़ी सजा होगी। चार्ल्स अब जिना से कहता है कि तुमने जो देखा वो सब कुछ कोर्ट के सामने बताओ सच सच। जिना बताना शुरू करती है कि जब वो एक बार हॉस्टल से बाहर आ रही थी तो उसने नाथन और बॉबी को बात करते हुए देखा, उनकी बातें भी सुनी थी। बॉबी
भी नाथन को बताता है कि उस विटनेस को जो नाथन के खिलाफ एविडेंस देना चाहता था उसे मैंने कार से एक्सीडेंट करवा कर मार डाला। वो ये भी कह रहे थे कि T9 को यूज करके वो और किसी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अब इस पर नाथन फिर से उठकर चिल्ला देता है और जज उसको दूसरा वार्निंग देते हैं। नाथन डरकर जेजे से कहता है कि तुम पुतले की तरह क्यों बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं, रोको ना उसको, वो मुझे फंसा देगी। जेजे फिर नाम के वास्ते उठकर कहता है कि इसका हम विश्वास कैसे कर लें, जो तुम कह रही हो तुम झूठ भी तो कह सकती हो। और दोस्तों यहाँ जिना एक ट्विस्ट रिवील करती है और बताती है मुझे पता था ऐसी नौबत जरूर आएगी, इसलिए मैंने उस दिन उन दोनों की वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। नाथन दोस्तों आग बबूला हो जाता है और जज के सामने जिना को पकड़ कर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें काम दिया, तुम्हें सैलरी दी, तुम्हें नौकरी दी और तुम मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे जुटा पा रही हो, और ये सारी चीजें तुम कर किसके लिए रही हो। जज कहता है कि नाथन को कोर्ट रूम से बाहर लेकर जाओ, बाहर लेकर जाओ इसको। पर दोस्तों तब जिना कहती है कि इसे बाहर मत भेजिए, आगे मैं जो बताने जा रही हूँ उन बातों को अगर ये भी सुने तो बेहतर होगा। जज भी मान जाते हैं और नाथन को उसकी जगह पे बिठा देते हैं चुपचाप। अब जिना बहुत ही इमोशनल होती है और बताती है मैं एक माँ और बेटी को जानती हूँ, T9 की वजह से दोनों को कैंसर हुआ है, दोनों हर दिन मर मर के जी रही हैं। उस माँ ने न जाने कितने दिनों से T9 और इसके इस्तेमाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर बदले में उन्हें क्या मिला, सिर्फ बेइज्जती और जेल की सजा। एक औरत के अंदर कितनी हिम्मत होती है ये मैंने उन्हीं से सीखा। उनकी एक छोटी सी बेटी है और वो भी अपनी माँ की तरह सच में बड़ी हिम्मत वाली है। इतनी छोटी उम्र में वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से दिन रात लड़ रही है। उसने ऐसी क्या गलती की थी कि उसने अपना बचपन खो दिया, मासूमियत खो दी। उससे मुझे ये सीख मिली कि मुझे खुद पर कितना शर्मिंदा होना चाहिए। दोस्तों वो नाथन को देखकर कहती है आपने मुझे गद्दार कहा ना, गद्दार क्योंकि मैं उस कंपनी के खिलाफ गवाही दे रही हूँ जिसने मुझे नौकरी दी, इसलिए ना। हाँ तो मैं गद्दार हूँ। आपके प्लांट में जो T9 यूज करके प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी वजह से न जाने कितने हजार लोगों को कैंसर हुआ है, कितने ही लोग मारे गए हैं और इस वक्त भी मर रहे हैं। सारा सच जानकर भी मैंने उन लोगों की मदद नहीं की और चुप रही, सिर्फ इसलिए कि डोडो ग्रुप में मेरी नौकरी ना चली जाए। इस हिसाब से तो मैं गद्दार हूँ ही। मैंने अपने लोगों के साथ गद्दारी की है, सच में गद्दारी की है। अगर मैं पहले ही आपके खिलाफ अपना मुंह खोल देती तो शायद कई लोगों की जान बच सकती थी। दोस्तों ये सुनकर ली की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि किस तरह जिना ने अपने ही एम्प्लॉयर यानी डोडो ग्रुप के चेयरमैन के बेटे नाथन के खिलाफ वीडियो एविडेंस पेश किया था, जिससे कि साबित हो गया था कि नाथन ने न सिर्फ इलीगल बिजनेस करके काला धन कमाया बल्कि उसने अपने प्रोडक्ट्स में खतरनाक T9 केमिकल यूज किया है जो कि कार्सिनोजन है। तो पार्ट 14 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जज ये फैसला सुना देते हैं कि नाथन को होगी 6 साल की कठोर कारावास, यानी कि 6 साल जेल में उसे मुश्किल से मुश्किल काम दिया जाएगा। जे तो दोस्तों बड़ा खुश होता है, हालांकि उसके बड़े बड़े षड्यंत्र नाकामयाब हो गए थे, पर कम से कम जिना के इस छोटे एविडेंस ने उसका मकसद पूरा तो कर ही दिया है। जिना कोर्ट से बाहर आ रही होती है तो बड़ी दुखी लगती है क्योंकि अब उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ली उसे संभालता है कि देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र मत करो। नीचे एंड्रयू खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हिम्मत वाली हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जिना भी हंस देती है कि डायलॉग बोलते तो बड़े क्यूट लगते हो यार तुम, लेकिन अब तक तो मुझे डोडो ग्रुप से निकाल भी दिया गया होगा। एंड्रयू ली कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बस सच का साथ दिया है जिसकी तुम्हारी तारीफ करना तो बनता ही है। कोई तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा, बस तुम उसी हिम्मत के साथ कर ऑफिस जाना। इसी बीच दोस्तों जिना को चुटकी कॉल करके कहती है कि माँ ठीक हो गई है, वो कोमा से बाहर आ गई है। ये सुनकर ये तीनों बड़े खुश होते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं। केनिया जिना को देखकर बड़ी इमोशनल होती है और कहती है पता है तुमने जो किया है ना उसके लिए पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूंगी, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। जिना कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे हिम्मत तो इस चुटकी ने दी। दोस्तों अब जिना की रिकॉर्ड की भी वीडियो हर न्यूज चैनल्स में प्ले होने लग जाती है, जिसमें नाथन ने यह कबूल किया था कि T9 कितना खतरनाक है और उसके जरिए उसने कितने पैसे कमाए। आम लोग तो बड़ा उठते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी ने ऐसा जानलेवा केमिकल यूज किया है और कई लोगों की जान ले ली है। जे नेल और किमी भी दोस्तों टीवी पर ये देख रहे होते हैं। दूसरी ओर चेयरमैन की फैमिली भी टीवी पर देखती है। चेयरमैन पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि डोडो ग्रुप का नाम खराब हो गया। सिंडी कहती है कि नाथन की वजह से देखा अब मैं भी बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रही। पर चेयरमैन की वाइफ वो अपने बेटे को सपोर्ट करती है कि वो बेचारा 6 साल जेल में कैसे रहेगा, हमें किसी भी तरह उसकी सजा कम करवानी चाहिए। चेयरमैन तो दोस्तों बहुत ही दुविधा में होता है और चुपचाप उठकर कमरे की ओर चलने लगता है, पर अचानक गिर पड़ता है। वो लगता है बेचारा डिप्रेशन में चला गया है। यहाँ नाथन को जेल लेकर जा रहे होते हैं और तब लोग उस पर अंडे फेंकते हैं, पर वो चिल्लाता है कि तुम लोगों को पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा पैसे, अंडे फेंकना बंद करो। लगता है दोस्तों ये अभी भी सुधरा नहीं है। जे और ली कार में जा रहे होते हैं तो जे कहता है कि अब वक्त आ गया है डोडो ग्रुप को हमारे नाम करने का। ली पूछता है डोडो ग्रुप को आपके नाम करने का, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा अब तुम्हें राज बताने का वक्त आ गया है। तभी दोस्तों जे का बॉडीगार्ड कहता है कि सर जल्दबाजी कर रहे हैं आप, पर जे कहता है अरे नहीं, ये तो अब अपने परिवार का सदस्य बन चुका है, इसे सच बताने में कोई खामी नहीं है। कहकर दोस्तों वो ली को अपने एक सीक्रेट ऑफिस में लेकर जाता है। यहाँ हर कोई डोडो ग्रुप के स्टॉक्स को गिराने में लगा हुआ है। कुछ लोग डोडो ग्रुप के बारे में नेगेटिव बातें फैला रहे होते हैं तो कुछ लोग फेक अकाउंट्स के जरिए डोडो ग्रुप के शेयर्स खरीद रहे होते हैं। जे का प्लान है कि फिलहाल इस कोर्ट केस की वजह से
डोडो ग्रुप के शेयर्स का दाम बहुत कम हो जाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर जे उन शेयर्स को खरीद रहा है दोस्तों। और ऐसा पॉइंट आएगा जब जे के पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे और तब वो डोडो ग्रुप का ओनर बन जाएगा। ये देखिए उसका प्लान। ली भी दोस्तों जे का सारा प्लान समझ जाता है, लेकिन जे नहीं जानता कि ली असल में कौन है। यहाँ से दिखाते हैं कि ली पेनी को बताता है कि जे तूफान की तेजी से काम कर रहा है, हमें कैसे भी करके उसको रोकना होगा, क्योंकि अगर डोडो ग्रुप उसके हाथ में गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर हमें जे को कैसे भी फंसाना होगा। दूसरी ओर दोस्तों डोडो ग्रुप के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सिंडी जाती है, क्योंकि चेयरमैन की तबीयत खराब है ना। और शेयर होल्डर्स गुस्से में होते हैं कि कंपनी डूबने की स्थिति में है और इस वक्त चेयरमैन को यहाँ होना चाहिए था। वो कहाँ है? हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स खतरे में है और इस वक्त वो खुद आने के बजाय अपनी बेटी को भेज रहे हैं। क्यों? वैसे इस लड़की को आता क्या है? ये सुनकर तो सिंडी भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है। शेयर होल्डर्स भी गुस्से में उठकर उस पर हमला करने पे उतर आते हैं और मामला दोस्तों बहुत सीरियस मोड़ ले लेता है। अब चेयरमैन तो अपनी बेटी से भी परेशान है कि इसने नई मुसीबत खड़ी कर दी। माँ भी उसको डांटती कि मेरे बेटे को दोष दे रही थी ना, और तुम खुद भी एक मीटिंग को ठीक से संभाल नहीं पाई। बड़ी आई। चेयरमैन फिर पूछता है कि डोडो ग्रुप के गिरते हुए शेयर वैल्यू को रोकने का कोई रास्ता है क्या? तब मोजो कहता है कि सर, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आप पब्लिक में डोडो ग्रुप की गलती के लिए माफी मांगे और लोगों से ये वादा करें कि मैं अपने बेटे नाथन को बेल नहीं दिलाऊंगा। सिंडी दोस्तों गुस्सा हो जाती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे पापा कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। पर चेयरमैन कहता है कि नहीं, मैं डोडो ग्रुप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगले सीन में चेयरमैन प्रेस मीट में सबके सामने आकर माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहा है। एक बाप के नाते तो ये मेरी हार है। डोडो ग्रुप की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए और मेरे बेटे ने जो किया है उसकी पूरी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। मैं किसी भी हालत में उसको बेल दिलाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। और हाँ, T9 से जिन लोगों को कैंसर हुआ है, जिनकी जान चली गई है, उन सब के लिए मैं पूरा कंपनसेशन दूंगा और उनकी ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा उठाऊंगा। मैं अपनी तरफ से भी आप सबके सामने माफी मांगता हूँ। कहकर दोस्तों चेयरमैन सबके सामने सर झुकाकर माफी मांगता है। ये भी टीवी पर आता है और केनी और चुटकी बड़ी खुश होती हैं कि चलो आखिर हमारी लड़ाई बेकार नहीं गई। और दोस्तों अब T9 पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। दूसरी ओर जे, नेल, ली, किमी, पेनी डिनर कर रहे होते हैं। जे तो बड़ा खुश होता है कि हमारा मकसद तो पूरा हो गया, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि चेयरमैन पब्लिक में इस तरह माफी मांगेगा। और दोस्तों इस डिनर में शामिल होने के लिए आते हैं कोरिया के 3 VIPs। उनमें से एक डिफेंस इंडस्ट्री का CEO होता है जिसका नाम है विक्टर। इन सबको देखकर ली और पेनी एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि लगता है इनके जरिए जे कुछ अलग ही लेवल पर बड़ा प्लान कर रहा है। उनकी मीटिंग होती है और ली उनकी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पता चलता है कि डोडो ग्रुप को खरीदने के लिए जे को पैसे दोस्तों यही लोग दे रहे हैं और बदले में इन VIPs ने जो क्राइम किए थे उन्हें छुपाने में नेल इनकी मदद कर रहा है। इस तरह क्राइम में एक दूसरे का साथ देकर ये लोग ऊंचे लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग नेल को कोरिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा करने की सोच रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ जेल में दिखाते हैं तो नाथन से मिलने उसका असिस्टेंट आता है। वो गुस्से में कहता है कि मैं 6 साल इस जेल में सड़ने को तैयार नहीं हूँ, कुछ भी करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और हाँ, तब तक तुम उस जिना को फॉलो करके पता लगाओ कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, क्योंकि जेल से छूटने के बाद तो मुझे सबसे पहले उसे ठिकाने लगाना है। तो दोस्तों अगले दिन जिना हिम्मत करके ऑफिस चली जाती है, पर वहाँ कोई उसका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होता। शेरिल तो दोस्तों उससे लड़ने लग जाती है कि अब क्यों मुंह लेकर यहाँ पर काम करने के लिए आ गई, चलो यहाँ से। जिना का टीम लीडर उसके मुंह पे फाइल फेंक देता है कि ये काम आज शाम तक पूरा करो वरना काम छोड़ दो। एंड्रयू को दोस्तों बहुत बुरा लगता है, पर वो खुलेआम जिना के सपोर्ट में कुछ नहीं बोल सकता। सिंडी जिना को बुलाकर कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हैं? क्या तुम नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली हो? चुपचाप रिजाइन करके यहाँ से निकल जाओ। जिना कहती, देखो मैं रिजाइन तो देने वाली हूँ नहीं। और दोस्तों ये कहकर वो चली जाती है। शेरिल ने तो जिना का चेयर तक निकाल दिया था। जिना बहुत देर खड़ी काम कर रही होती है। एंड्रयू डायरेक्टली तो उसकी मदद नहीं कर पाता, लेकिन वो हाउसकीपर से कहकर जिना के लिए खाना वगैरह खरीद कर देता है और उसकी बड़ी केयर करता है। और दोस्तों यहाँ पर जो आफत जिना पर आने वाली थी शायद वो नहीं जानती थी। चेयरमैन की वाइफ को पता चलता है कि जिना ऑफिस आई है तो वो भी ऑफिस आ जाती है और जिना को देखते ही वो उसके गाल पर जोर का तमाचा मारती है। कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे खिलाफ गवाही देकर तुम हमारे ऑफिस में काम करने आ गई। तुम जैसी लड़की को काम पर रखकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने हमारी पीठ पीछे चाकू घोंपा है हम पर। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और रिजाइन देकर निकल जाओ यहाँ से। लेकिन दोस्तों ली से रहा नहीं जाता। वो कुछ कहने चाहता है लेकिन ग्रे उसको रोक देता है कि रुक जा। जिना भी कुछ कह नहीं पाती और चेयरमैन की वाइफ के बॉडीगार्ड्स उसे खींचकर ऑफिस के बाहर धकेल देते हैं। ली उसे उठाता है और माफी मांगता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें ऑफिस आने को कहा था, मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ सहना पड़ा। पर जिना कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। अब मुझे जल्दी से बस किसी दूसरी नौकरी को ढूंढना होगा। मैं चलती हूँ, तुम फिक्र मत करो। कहकर दोस्तों वो चली जाती है। ये सब कुछ देखकर एंड्रयू जे से कहता है कि हमें जिना के लिए कुछ करना चाहिए। उसने हमारा मकसद पूरा होने में काफी मदद की है। हालांकि वो नहीं जानती थी कि नाथन के खिलाफ एविडेंस देकर वो हमारी ही मदद कर रही है। पर दोस्तों जे कहता है कि अरे गोली मारो उसको, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
एंड्रयू को दोस्तों गुस्सा आ जाता है और पूछता है कि अच्छा मतलब आप डोडो ग्रुप के ओनर बन जाएंगे, फिर मुझे क्या मिलेगा? जेजे कहता है कि अरे बेटा, मैं डोडो ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 60% शेयर खरीद पाऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा शेयर बेचा नहीं जाएगा ना, और बाकी 40% शेयर तो चेयरमैन के परिवार का ही रहेगा। लेकिन तुम्हारे जरिए मुझे उस 40% से भी एक हिस्सा मिलेगा, क्योंकि जब चेयरमैन को पता चलेगा कि तुम उनके बेटे हो तो वो तुम्हें भी कुछ शेयर देंगे, और उन शेयर्स के बल पर ही मैं डोडो ग्रुप का असली ओनर बन जाऊंगा। इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। वैसे मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर एक पावरफुल बिजनेसमैन बनकर मैं असल में पॉलिटिक्स में एक पावरफुल आदमी बनना चाहता हूँ। बिजनेस तो उसका सिर्फ एक जरिया है। ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है, और वहाँ गिरते शेयर को देखते हुए चेयरमैन को भनक लग जाती है कि कोई तो घोटाला कर रहा है, पर ये कौन कर रहा है इसका उसे अंदाजा नहीं होता दोस्तों। तब उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें एक फोन होता है, उस पर एक कॉल भी आता है, और वो कॉल ली ने किया था। असल में उसी ने ये फोन भेजा होता है। वो अपनी आवाज को चेंज करके कहता है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके शेयर्स किसकी वजह से गिर रहे हैं? चेयरमैन पूछता है तुम हो कौन और मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? ली कहता है कि आपके पास कोई और रास्ता है भी नहीं, यकीन करना पड़ेगा। कहकर दोस्तों ली एक ऑडियो प्ले करता है, और ये ऑडियो उस दिन की रिकॉर्डिंग है जब जेजे ली के साथ कार में था, लेकिन नशे में वो ली को अपने मकसद के बारे में बहुत कुछ बता रहा था, और ली ने उस समय उसको रिकॉर्ड भी किया था। प्ले करने के बाद ली कहता है कि अब शायद आपको पता चल गया होगा कि कौन आपके खिलाफ डोडो ग्रुप का ओनर बनने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सच में जेजे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या फिर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। पर वो थी तो जेजे की आवाज। तो वो अपने आदमियों से कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ, और हाँ, मेरे दूसरे बेटे के बारे में भी कुछ पता चला क्या? चेयरमैन की वाइफ ये बात सुनकर बड़ी टेंशन में हो जाती है। तब मोजो चेयरमैन को बताता है कि मैंने अपनी टीम के बेस्ट एजेंट को यूएस भेज दिया है आपके बेटे के बारे में पता लगाने के लिए, वो जल्द ही कोई इन्फॉर्मेशन देगी। दूसरी ओर दोस्तों चेयरमैन की वाइफ जेजे से मिलती है और पूछती है कि चेयरमैन के बेटे के बारे में क्या कुछ पता लगाया तुमने? जेजे कहता है कि मैं नाथन के केस में इतना उलझा हुआ हूँ कि चेयरमैन के दूसरे बेटे को ढूंढने में मेरे को टाइम ही नहीं लगा। तो दोस्तों चेयरमैन की वाइफ कहती है तुम कुछ भी करो, पर वो लड़का चेयरमैन के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना वो उस लड़के को मेरे बेटे की जगह पे बैठा देगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये कहकर वो चली जाती है। यहाँ जेजे एंड्रयू से कहता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ निकालना चाहते हैं और यही मौका है तुम्हें उनके पास ले जाने का। तुम तैयार हो जाओ, अपने पापा से मिलने के लिए चलो। दूसरी ओर मोजो ने दोस्तों रोशी को यूएस भेजा था ताकि वो चेयरमैन के नाजायज बेटे का पता लगा पाए, यानी एंड्रयू का पता लगा पाए। रोशी उसकी कॉलेज की एक लड़की से मिलती है और पूछती है कि एंड्रयू के बारे में तुम क्या जानती हो? वो बताती है वो एकदम चुप रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, पर कॉलेज के ईयर बुक में उसके बारे में हमने लिखा जरूर था। कहकर वो रोशी को एक ईयर बुक दिखाती है, जिसको देखकर रोशी एकदम होती है शॉक। उसमें होती है एंड्रयू की फोटो जो डोडो ग्रुप में काम करता है। वो तुरंत मोजो को कॉल करके बताना शुरू करती है, पर मोजो कहता है मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करना, तो मुझे मेल भेज दो। एंड दोस्तों बाद में जब वो लिफ्ट में मेल को देखता है तो एंड्रयू की फोटो को देखकर एकदम से शॉक। लिफ्ट में जेजे और एंड्रयू चढ़ते हैं तो मोजो एंड्रयू को देखता रह जाता है कि ये चेयरमैन का बेटा, क्या संयोग है। वो तुरंत जाकर चेयरमैन को बताता है कि आपके बेटे का पता लग चुका है, वो यूएस में नहीं इसी कोरिया में है, और सच बताऊं तो वो हमारी ही कंपनी में काम करता है। दोस्तों ये सुनकर चेयरमैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझे पूछता है कि एसपीडी टीम में हमने जिन नए कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया था वो उन्हीं में से एक है। इतना ही नहीं सर, जेजे बहुत पहले से उस लड़के की मदद कर रहा है। चेयरमैन को शक हो जाता है कि ओहो, लगता है जेजे ने जानबूझकर उसे यहाँ पर काम पे रखा है। मोजो भी साफ साफ कह देता है कि हाँ ये भी पॉसिबल है सर, कि जेजे किसी मकसद से उसे यहाँ पर लाया होगा। दूसरी ओर जिना को किसी ऑफिस में नौकरी नहीं मिलती, पर वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में हाउसकीपिंग का काम करती है, फिर नोटिस बांधती है और उस काम के बाद रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम भी करती है। अब ली उस रेस्टोरेंट में जाता है तो जिना एकदम से चौंक जाती है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाती क्योंकि ली यहाँ पर उसका कस्टमर है। फिर भी दोस्तों ली उसे पूछता है कि तुमने खाना खाया क्या? वो कहती नहीं, मैं काम के बाद घर जाकर खाना खा लूंगी। ली कहता है वो बाद में खा लेना, पर अभी मैं खिलाऊंगा तुम्हें, समझी? जिना कहती है अरे ओनर देख रही है, ऐसा मत करो। तभी ली ओनर को देखता है, पर उसी वक्त वो बाहर चली जाती है। ली कहता है देखो अब ज्यादा नखरे भी मत करो, खा लो चुपचाप। पर जिना कहती है अरे इतना छोटा पीस क्यों दे रहे हो, मुझे बड़ा वाला चाहिए। ली भी हंसकर उसको बड़ा पीस दे देता है। तब ली पूछता है कि इसके बाद तो तुम घर ही जाओगी ना? वो कहती नहीं, एक और काम है मुझे, जहाँ मैं रेंट पर किसी की ड्राइवर बनूंगी। और दोस्तों तभी किसी और कस्टमर के बुलाने पर जिना उस टेबल की ओर भागती है। ली को बहुत बुरा लगता है कि जी कितनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही है। अब काम के बाद जिना बाहर जाती है जहाँ उसको एक कार को ड्राइव करने के लिए हायर किया गया था, पर दोस्तों वहाँ पर भी ली उसी का क्लाइंट होता है। जिना पूछती ये क्या मजाक है, अगर कोई नशे में होता है तो वो अपने लिए ड्राइवर हायर करते हैं, वही काम करने के लिए मैं आई थी, तुमने पी रखी है क्या? वो कहता है नहीं, पर आज तुम मेरी ड्राइवर नहीं, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। कहकर ली उसे अपनी कार में लेकर जाता है। दिन भर अलग अलग काम करके वो थकी होती है और बैठी बैठी सो भी जाती है। ली बहुत ही गिल्टी फील करता है कि वो जिना की ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है।
फिर दोस्तों वो उसे घर में ड्रॉप करता है, उसे अच्छा खासा टिप्स भी देता है। जिना कहती देखो मुझे और कर्जदार मत बनाओ, मुझे पहले से तुम्हें बहुत सारे पैसे लौटाने हैं और आगे से मुझ पर तरस खाकर ये सब मत किया करो प्लीज। मैं मेहनत करके कमा रही हूँ और तुम्हारे पैसे भी लौटा दूंगी, हमारे बीच सिर्फ दोस्ती होनी चाहिए, उधार नहीं। कहकर वो चली जाती है। लेकिन यहाँ दूसरी ओर देखिए, चेयरमैन एंड्रयू से मिलना चाहता है तो जेजे उसको लेकर चेयरमैन के घर आता है। एंड्रयू ऐसे नर्वस होता है कि अपने पिता से उसकी पहली मीटिंग पता नहीं कैसे होगी। जेजे भी उसको हिम्मत देता है कि अरे कोई नहीं, तुम्हारे पापा हैं, डरने की कोई बात नहीं है, अपना चेहरा बस एकदम मासूम रखना और उन्हें पापा ही कहना, तभी उनको तुम पर प्यार आएगा। लेकिन जब एंड्रयू चेयरमैन के पास जाता है तो वो बहुत नर्वस होता है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर चुपचाप देखते रहते हैं। आखिर चेयरमैन पूछ लेता है क्या तुम्हें जेजे ने इस कंपनी में ज्वाइन करवाया। एंड्रयू कहता है कि सवाल तो मुझे आपसे करने चाहिए, मुझे लगा कि आप सबसे पहले मेरी माँ के बारे में पूछेंगे। चेयरमैन कहता है कि हाँ मैंने सुना था उसके बारे में, वैसे उसका हुआ क्या था। एंड्रयू कहता है कि वो जानकर अब आपका क्या फायदा, अब तो वो जिंदा भी नहीं है। पर बेटा तुम ये बताओ तुमने डोडो ग्रुप क्यों ज्वाइन किया। मैं अपने पिता को देखना चाहता था, करीब से देखना चाहता था। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था कि उन्होंने मुझे ढूंढने तक की कोशिश क्यों नहीं की। मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि मुझे बिना बाप के यहाँ तक की जिंदगी गुजारनी पड़ी, इसीलिए मैंने डोडो ग्रुप ज्वाइन किया। पर आप बताइए आपने इस वक्त मुझे क्यों बुलाया। चेयरमैन कहता है कि मैं भी तुम्हें देखना चाहता था, वरना मुझे चैन नहीं आता। और कुछ देर के बाद चेयरमैन उठकर जाने लग जाता है तो एंड्रयू पूछता है क्या मैं आपको पापा कह सकता हूँ। ये सुनकर चेयरमैन बहुत इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। दोस्तों यहाँ से दिखाते हैं कि दोनों बैठकर आराम से डिनर कर रहे होते हैं। चेयरमैन कहता है कि तुम्हें अब डोडो ग्रुप में एम्प्लॉय के तौर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, पर एंड्रयू कहता है नहीं मुझे एसपीडी में ही काम करना है। और इसी बीच चेयरमैन को उसी फोन पर एक कॉल आता है जो ली ने पार्सल में भेजा था। दोस्तों ली वॉइस चेंजर के जरिए कहता है कि मेरे पास और भी एविडेंस है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन आपको मेरी बताई जगह पर अकेले आना पड़ेगा। चेयरमैन की समझ में नहीं आता कि अब इसका यकीन करूं या ना करूं, पर और कोई रास्ता न पाकर वो मान जाता है। तब मुझे पूछता है कि सर क्या हम छुपकर आपका पीछा करें। चेयरमैन कहता है कि नहीं मैं अकेला ही जाऊंगा। कहकर दोस्तों वो अकेला ड्राइव करके उस जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक चर्च है, पर वो नहीं जानता कि एंड्रयू भी उसकी कार का पीछा कर रहा है। अब चेयरमैन चर्च के अंदर जाता है तो ली वहाँ पर कई फोटोज दिखाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि जेजे किस तरह कोरिया के 3 बड़े वीआईपीज की मदद से डोडो ग्रुप को खरीदने की कोशिश कर रहा है और एक सीक्रेट ऑफिस लगाकर वो डोडो ग्रुप के गिरते हुए शेयर वैल्यू का फायदा उठाकर उन शेयर्स को खरीद रहा है। और भी कई एविडेंस वो दिखाता है जिससे जेजे का असली मकसद साफ पता चल जाता है। दोस्तों और ये देखकर चेयरमैन तो बिल्कुल बौखला जाता है। वो फोन पर ली से पूछता है कि तुम ये सब कैसे कलेक्ट कर पाए, तुम हो कौन और तुम्हें आखिर चाहिए क्या। ली कहता है कि मेरे बारे में जानकर आपको करना क्या है, आप बस इतना समझ लीजिए कि आपके खिलाफ असल में कौन काम कर रहा है। चेयरमैन कहता है कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ, तुम्हें मेरे सामने आने में इतना डर क्यों लग रहा है, सामने आकर बात क्यों नहीं करते तुम। मैं भी तो एकदम अकेला ही हूँ और मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि कौन है जो मेरी इतनी भलाई करने की सोच रहा है। ली दोस्तों फोन से वॉइस चेंज निकाल कर चेयरमैन के सामने आकर कहता है मैं चैंग हूँ, आपकी कंपनी का एम्प्लॉय। दोस्तों आपको तो बताइए ना ली ही चैंग है, उसने नाम चेंज करके रखा हुआ है, बस कंफ्यूज तो नहीं हो गए। एंड उसको देखकर चेयरमैन चौंक जाता है। इतने में बाहर एंड्रयू भी आ जाता है। और तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली ने चेयरमैन को चर्च में बुलाया था और उसे जेजे की सारी काली करतूतों का प्रूफ भी दिखाया था। जब चेयरमैन ली को सामने आने को कहता है तो ली उसके सामने आ जाता है। दोस्तों और क्योंकि पता है आपको डोडो ग्रुप में ली का नाम चैंग है, तो चेयरमैन चौंक कर पूछता है कि चैंग क्या तुम मुझे सारा प्रूफ दिखा रहे थे। अरे तुम्हें अगर मेरी मदद करनी थी तो छुपकर करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें। ली कहता है देखिए हर वक्त आपको कई लोग घेरे होते हैं जो खुद को आपका वफादार बताते हैं, वो कभी मुझे आपके करीब आने नहीं देते, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। इतना ही नहीं, मैं जेजे के साथ रहकर ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और अगर जेजे को पता चल जाता कि मैं उनके खिलाफ काम कर रहा हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ते। चलो बहुत अच्छी बात है, पर तुम जेजे के खिलाफ क्यों काम कर रहे हो, तुम्हारी उससे ऐसी क्या दुश्मनी है। सर जेजे ने मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया था और उसी का बदला मैं उससे लेना चाहता हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि जेजे को सजा मिले, पर भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं खुद ही जेजे को पूरी तरह से मिटाने के लिए निकल पड़ा। अरे पर जेजे ने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे परिवार के साथ। ली दोस्तों बताने वाला होता है लेकिन तब उसे दूर से किसी की आहट सुनाई देती है। ली कहता है कि मैंने आपको अकेले आने को कहा था, लेकिन लगता है आप किसी को साथ लेकर आए हैं और अब मुझे आप पर भी भरोसा नहीं है। कहकर दोस्तों वो जल्दी से निकल जाता है और एंड्रयू उसको जाते हुए देख लेता है। उसकी समझ में नहीं आता कि ये कौन हो सकता है। वो ली को फॉलो करता है पर ली ने मास्क पहना होता है और एंड्रयू को एक छोटी गली में लेकर जाकर वो पीट भी देता है। तब वो एंड्रयू का चेहरा देखता है और वो समझ आता है कि एंड्रयू चेयरमैन की जासूसी करने आया होगा, मतलब चेयरमैन ने इसे यहाँ पर नहीं बुलाया था। इसलिए वो चेयरमैन को कॉल करके कहता है कि सर बाकी बातें मैं ऑफिस में आके बताऊंगा। दोस्तों अगले दिन जेजे ली और एंड्रयू से कहता है कि हमारे बीच कोई दुश्मन है, कोई स्पाई है जो हमारी सारी बातें चेयरमैन को बता रहा है और हमें उसका पता लगाना ही होगा। इस पर दोस्तों ली एंड्रयू को घूरने लगता है तो एंड्रयू घबराकर कहता है कि अरे मुझे क्या देख रहे हो, तुम मुझे स्पाई समझ रहे हो क्या, मुझे तो तुम पर शक है। दोनों ही दोस्तों एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं तो जेजे कहता है कि चुप हो जाओ दोनों। देखो ली आजकल चेयरमैन तुम्हारे साथ क्लोज है तो तुम उसके साथ ही रहकर पता लगाओ कि वो स्पाई कौन है। अब दोस्तों जेजे के जाने के बाद इन दोनों की लड़ाई हो जाती है शुरू। इतने में मोजो आ जाता है और ली से कहता है कि उससे माफी मांगो। ली चिढ़ जाता है कि इससे माफी मैं क्यों मांगू। मोजो बताता है कि ये चेयरमैन का बेटा है समझे, इसीलिए। ली बौखला
आ जाता है कि क्या चेयरमैन का बेटा, ये चल क्या रहा है इस कहानी में। आए दिन हर कोई ट्विस्ट पे ट्विस्ट देता जा रहा है। वो एंड्रयू से कहता है कि तुम चाहे जो भी हो, चाहे चेयरमैन के बेटे हो या किसी के बेटे, पर मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। अगर तुम किसी दिन इस कंपनी के सीईओ बन जाओगे तब देखा जाएगा। शायद तब तक मैं इस कंपनी को छोड़कर भी जा चुका हूँ वैसे भी। एंड दोस्तों एंड्रयू एकदम विलन जैसी टोन में कहता है कि ये तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब ली मोजो से पूछता है कि ये आप क्या कह रहे हैं सर, एक बात बताइए ये चेयरमैन का बेटा कैसे हो सकता है, ये तो जेजे के साथ मिला हुआ है। हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन सच यही है, इसलिए हमें इससे सावधान रहना पड़ेगा। और दोस्तों फिर दोनों चेयरमैन के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ ली बता देता है कि जेजे किस तरह डोडो ग्रुप के शेयर्स को खरीद रहा है और उसमें पॉलिटिशियन नील भी उसका साथ दे रहा है। चेयरमैन ली से कहता है कि मैंने उस नील को बहुत अंडरएस्टिमेट कर दिया है, तुम एक काम करो, जेजे के साथ रहकर उसके हर मूव की खबर मुझे देते रहो। अब दोस्तों अगले सीन में जेजे, एंड्रयू और जेजे का बॉडीगार्ड चेयरमैन के घर जा रहे होते हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि चेयरमैन ने एंड्रयू को घर बुलाया है, मतलब उनकी वाइफ भी इसको देखेंगी, और अगर उन्हें पता चल गया कि ये चेयरमैन का नाजायज बेटा है तो बस वो तो तूफान खड़ा कर देंगी। जेजे कहता है कि वैसे भी एक न एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था। और दोस्तों दोनों चेयरमैन के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो एंड्रयू को अपने साथ बैठकर खाने के लिए कहता है। सिंडी तो चौंक जाती है कि पापा तो अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठकर खाना खाने को भी इंसल्ट समझते थे, और अब अचानक इसे डिनर पर क्यों बुला दिया है। पर चेयरमैन साफ कह देता है कि ये तुम्हारा भाई है बेटा, और इस पर लगता है चेयरमैन की वाइफ को धक्का। वो कहती है ये आप क्या बक रहे हैं, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो अभी जेल में है। तब चेयरमैन कहता है कि सुनो सुनो, ये तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है। बस दोस्तों ये सुनकर चेयरमैन की वाइफ की आंखें लाल हो जाती है। वो जान जाती है कि यही शरोमी और चेयरमैन के अफेयर से पैदा हुआ लड़का है, और अब मेरे इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी, ये वो सोच रही होती है। पर वो उस समय एंड्रयू को बहुत बुरा भला कह देती है कि तुम्हारी ऐसी औकात ही नहीं है कि तुम इस घर में कदम रखो, समझे, चले जाओ बाहर। पर दोस्तों एंड्रयू चुप बैठा होता है, बिल्कुल चुप। चेयरमैन कहता है कि अगर बाहर ही जाना है तो तुम चले जाओ, वो कहीं नहीं जाएगा, समझे मेरी बात। और इस पर तो दोस्तों चेयरमैन की वाइफ गुस्से में चिल्लाकर अंदर अपने कमरे में चली जाती है। वो जेजे पर चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि चेयरमैन को पता चलने से पहले तुम उस लड़के का पता लगाओ, अब देखो क्या हो गया है। जेजे मस्त बहाना करता है कि मैडम मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन उसका इतना जल्दी पता लगा लेंगे। चेयरमैन की वाइफ कहती है वो सब मैं नहीं जानती, तुम उस लड़के को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है बस। और यहाँ एंड्रयू सिंडी के कमरे में जाता है, जहाँ वो कॉस्टली वाइन पी रही होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए। एंड्रयू कहता है ये कमरा तो वाइन बोतल से भरा हुआ है और सारे एक्सपेंसिव लगते हैं, कहकर वो एक बोतल लेकर पीने लग जाता है। सिंडी कहती है देखो तुम चाहे मुझे बहन समझ लो, पर मैं तुम्हें कभी अपना भाई नहीं मानूंगी। वो कहता है कि देख बहना, तुम ना पहले ढंग से बात करना सीखो, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखो, समझी, तब बनोगी तुम मेरी बहन। सिंडी अचानक भड़क जाती है कि कल तक जो अजनबी था वो अचानक भाई बन के घर में घुस आया। इतने में जेजे आकर कहता है कि एंड्रयू बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बुला रही है, मतलब चेयरमैन की वाइफ तुम्हें बुला रही है। एंड्रयू भी वहाँ पर जाता है तो चेयरमैन की वाइफ उसे और उसकी माँ को गाली देने लग जाती है। वो कहती है कि तुम भी अपनी माँ की तरह हो, जिस तरह उसने मेरे पति को पहला फुसला कर अपने कब्जे में कर दिया था, तुम भी वही करने आए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और सच तो यह है कि मेरे पति को तुम्हारी माँ से कभी प्यार था ही नहीं, वो तो उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ एक बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से आज तुम इस घर में घुस आए हो। एंड्रयू अपनी माँ के प्रति ऐसी बातें सुनकर दोस्तों गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या वो मेरी माँ को पसंद नहीं करते थे। एक बात बताऊं आपको, मेरे पापा को आपसे कभी प्यार था ही नहीं, वो तो मेरी माँ से प्यार करते थे। चेयरमैन की वाइफ ये सुनना नहीं चाहती थी और खींच कर थप्पड़ मार देती है और रोती भी कहती है कि जुबान संभाल कर बात करो, समझे। एंड्रयू कहता है देखिए आपने जिस तरह मेरी माँ को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाला था ना, वैसे तुम मुझे नहीं निकाल सकती, कहकर वो चला जाता है। दोस्तों चेयरमैन की वाइफ का मुंह तो लाल पे लाल होता जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं जेजे के सीक्रेट ऑफिस को, जहां वो लोग डोडो ग्रुप के शेयर्स को लगातार गिराने की कोशिश में लगे होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी लिख रहे होते हैं। ली तो उनका विश्वास जीतने के लिए सबके लिए स्नैक्स भी खरीद कर लेकर आता है। जेजे बताता है कि कुछ ही दिनों में मुझे 100 मिलियन के करीब मिलने वाला है और तब मैं डीडीजी के सारे शेयर्स को खरीद लूंगा। फिर वो ली को नील से मिलने को कहता है, जहां पर प्रेस के बड़े बड़े लोग आए होते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री का सीईओ विक्टर भी आया होता है। असल में विक्टर की कंपनी ने कुछ वेपन्स बनाए थे जो अचानक ब्लास्ट हुए और कुछ सोल्जर्स की मौत हो गई थी। उस बात को दुनिया से छुपाने के लिए इन लोगों ने प्रेस के इन लोगों को बुलाया है। शायद उस न्यूज को पब्लिश ना करने के लिए इन्हें पैसे दिए जाएंगे और ये पैसे उन्हें ली के जरिए दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बदले में विक्टर नील को बहुत बड़ी रकम देने वाला है और उन्हीं पैसों से जेजे डोडो ग्रुप के शेयर्स खरीदने जा रहा होता है। देखा दोस्तों इनका प्लान, पर ली तो ये सब कुछ जान चुका है और वो सीधे जाकर चेयरमैन को सब कुछ बता देता है। चेयरमैन कहता है कि मैं भी प्रेस के लोगों को जानता हूँ, नील का विक्टर के साथ जो लिंक है उसके बारे में हम पब्लिश करवाएंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम भी देंगे। अब दोस्तों यहाँ मोजो एक एक करके प्रेस के ओनर से मिलता है और उन्हें कहता है कि नील ने तुम्हें जिस खबर को ना छापने के पैसे दिए थे, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा, तुम बस उस खबर को फ्रंट पेज पर बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ छाप दो। पर चीफ एडिटर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए भाई। मोजो कहता है कि सालों साल से डोडो ग्रुप के सारे एड सिर्फ आपके न्यूज़पेपर को दिए जाते हैं। डोडो ग्रुप के एड से आपको जो हर साल रकम मिलती है शायद ही आपको कोई और देता होगा, इसलिए सोच समझ कर फैसला कीजिए
सब आपके हाथ में है। इस तरह दोस्तों जरा उसको डरा धमका कर मोजो चला जाता है। अगले दिन नील जेजे से कहता है कि सुना है तुमने चेयरमैन के नाजायज बेटे को बढ़िया ट्रेन किया है, पर तुम सावधान रहना, उसके शरीर में भी चेयरमैन का खून है, पता नहीं कब रंग बदल दे। जेजे कहते हैं नहीं, मैंने उसको ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और तब बॉडीगार्ड घबराकर वहाँ भागा चलाता है। उसके हाथ में दोस्तों आज का न्यूज़पेपर होता है। फ्रंट पेज पर ये न्यूज छपी होती है कि विक्टर की कंपनी के वेपन्स अचानक से ब्लास्ट हुए जिसमें कई सोल्जर्स मारे गए, और इस बात को छुपाने में नेल उसकी मदद कर रहा है। नेल तो चौंक जाता है कि ये कैसे हो गया। विक्टर न्यूज़पेपर को देखकर नेल को कॉल करके खूब चिल्लाता है कि मैं ही पागल था जो तुम पर भरोसा किया, ये क्या छुपवा के रख दिया है तुमने। नेल तो कॉल ही काट देता है और भड़क जाता है कि उसका पता लगाओ जिसने हमारी सीक्रेट बात को पेपर में छपवा दिया। दूसरी ओर जेजे ली और एंड्रयू को बताता है कि अब तक उस स्पाई का पता नहीं चला जो हमारे ही बीच रहकर हमारी खबर उस चेयरमैन को दे रहा है। ली खुद को बचाने के लिए एंड्रयू को शक की नजर से देखता है, तो एंड्रयू भड़क जाता है कि मुझे क्यों देख रहे हो। फिर से दोस्तों इनकी बहस शुरू हो जाती है। कुछ देर में ली वहाँ से निकल जाता है, पर लगता है जेजे को ली और एंड्रयू दोनों पर इतना विश्वास है कि वो इनमें से किसी पर भी शक नहीं करना चाहता। अगले सीन में विक्टर नेल से मिलने आता है। नेल माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं उस गद्दार का पता लगा कर रहूंगा जिसने हमारी पोल खोल के रख दी है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस मामले में मैं आपका नाम आने नहीं दूंगा, ये मुझ पर छोड़ दीजिए बस। फिर नेल एक प्रेस मीट बुलाता है जिसमें वो बताता है कि कुछ न्यूज़पेपर्स गलत खबर छाप रहे हैं कि मेरा और विक्टर का कोई लिंक है। ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने एक स्पेशल टास्क फोर्स को काम पे लगा दिया है जो पता लगाएंगी कि वेपन्स का एक्सप्लोजन कैसे हुआ और क्यों हुआ था, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश के सोल्जर्स और लोगों की सुरक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ दोस्तों दिखाते हैं अब कि जेल में नाथन सजा काट रहा है, पर वहाँ भी वो अपने सेलमेट्स को डरा धमका कर अपना मसाज करवा रहा है। देखा दोस्तों, इतने में गार्ड आकर बताता है कि तुमसे मिलने कोई आया है। नाथन खुश हो जाता है कि माँ आई होगी। वो भाग कर जाता है, पर वहाँ उसका असिस्टेंट खड़ा होता है। वो बताता है कि घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पर आप पहले से परेशान है तो वो सब जानकर और परेशान होंगे, इसलिए इस वक्त मैं कुछ नहीं बताना चाहता। और वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर जिना से मुझे बदला लेना है। तुम एक काम करो, बॉबी के कुछ आदमियों को कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि जिना को ऐसे भेजना कि वो अधमरी हालत में हॉस्पिटल में पड़ी रहे, तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। दूसरी ओर जिना को दिखाते हैं जो रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, और तभी एंड्रयू, शिरिल और उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं। जिना तो छुप जाती है और सोचती है कि इन्हें भी इसी रेस्टोरेंट में आना था क्या, पर शिरिल को पता था कि जिना इसी रेस्टोरेंट में काम करती है, इसलिए वो जानबूझकर जिना को ढूंढ निकालती है और कहती है हमारा ऑर्डर लो। जिना भी हंसकर उनसे बात करती है, पर शिरिल कहती है तुम वेट्रेस हो और हम कस्टमर्स, इज्जत से बात करो, समझी। खाने के बाद वो जिना को टिप्स भी पकड़ा देती है कि जाओ खुश रहो। अब एंड्रयू को उसे चुप कराने का एक ही रास्ता सोचता है और वो कहता है कि चलो वापस ऑफिस चलते हैं। जिना बहुत ही इंसल्टेड फील करती है। फिर वो प्लेट्स को उठाकर लेकर जा रही होती है, तो एंड्रयू कहता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांग लो। जिना कहती है कि तुम लोग मेरे रास्ते में आओ ही ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, निकल जाओ यहाँ से और अपने पैसे अपने पास रखो। दूसरी ओर दोस्तों नाथन के असिस्टेंट ने गुंडे को भी तैयार कर लिया था जिना को पीटने के लिए। जिना अपने घर जा रही होती है और तब वो आदमी एक बड़े डंडे के साथ उसका पीछा करने लगता है। जिना घर के पास पहुंचती है तो वहाँ पर एंड्रयू बैठा होता है, जिसको देखकर वो गुंडा भाग जाता है कि ये अटैक करने का सही समय नहीं है। पर दोस्तों एंड्रयू को यहाँ पर पाकर जिना चौंक जाती है और पूछती है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो मैं इतना कहकर वो जिना के ऊपर गिर पड़ता है। लगता है उसने बहुत शराब पी ली है। जिना उसको खींचकर अपने कमरे में लेकर जाती है। उसे अपने बेड पर सुलाकर वो बड़बड़ाती है कि मेरी किस्मत ही खराब है, पहले नौकरी गई और अब मेरा बेड भी इसका धने ले लिया, कहकर वो पास में सोफे पर सो जाती है। दूसरी ओर ली पैनी से फोन पर बात करते हुए कार में जा रहा होता है और उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। दोस्तों वो एक दुकान के आगे गाड़ी रोककर अंदर जाता है, पर वहाँ से वो चुपके से देखता है कि कौन फॉलो कर रहा है। असल में जेजे का बॉडीगार्ड उसे फॉलो कर रहा था। ली समझ जाता है कि जेजे को कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया, तो बॉडीगार्ड जेजे को कॉल करके बताता है कि ली एक दुकान के अंदर गया है। सारा दिन उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बल पर हम उस पर शक करें। अब जेजे सोचता है कि अगर ली स्पाई नहीं है तो क्या एंड्रयू स्पाई है। वो एंड्रयू को कॉल करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। जेजे को अब एंड्रयू पर होता है अच्छा वाला शक, पर एंड्रयू तो जिना के घर में है। आधी रात को उसका नशा उतरता है और वो चौंक जाता है कि मैं जिना के घर में कैसे आया। वो तुरंत निकलने वाला होता है, पर देखता है कि जिना सोफे पर सोई हुई है। उसने एंड्रयू को अपना बेड दे दिया था और खुद यहाँ पर सो गई थी बेचारी। एंड्रयू उसे उठाकर उसके बेड पर लिटा देता है और कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ओके। वो भाग जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ ली मोजो को बताता है कि तुम्हें पता है जेजे को मुझ पर शक हो गया है, उसने अपना बॉडीगार्ड मेरे पीछे लगा दिया है। मोजो कहता है कि सुनो मेरी बात, तुम्हें कुछ भी करके फिर से जेजे का विश्वास जीतना होगा। तो अगले दिन ली एक पक्का प्लान बनाकर जेजे के सीक्रेट ऑफिस में जाता है। लंच के लिए सभी बाहर चले जाते हैं, पर एक आदमी वहीं बैठा बैठा बहुत ही सिंसियरली काम कर रहा होता है। लगता है दोस्तों ली अब इसे फंसाने वाला है। वो उसके पास जाकर बात करने लग जाता है। इसी बीच उसे किसी आइटम डिलीवरी का कॉल आता है और असल में मोजो कॉल कर रहा था। मोजो कहता है कि सर आपके लिए एक पार्सल है, कहाँ पर डिलीवर करो। वो कहता है कि नीचे रख के चले जाओ, लेकिन मोजो कहता है कि पर सर नीचे तो कोई है नहीं, कहाँ रखूं। वो कहता है कि अबे नीचे कहीं भी रख देना, मैं बाद में ले लूंगा।
कहकर वो कॉल कट कर देता है और फिर वो ली से कहता है कि एक काम करो, तुम थोड़ी देर यहाँ पर रहो, मैं प्लेट रख कर आता हूँ। और दोस्तों इस तरह वो अपना मोबाइल छोड़कर चला जाता है। मोजो ने जो अभी कॉल किया था ना, उसे ली मोजो के नाम से सेव कर देता है। फिर फोन को वहीं पर रखकर तुरंत जेजे से मिलने जाता है और बताता है कि मैं मोजो से बात कर रहा था और उस वक्त मोजो को आपके सीक्रेट ऑफिस के एक आदमी का कॉल आया था, शायद वही स्पाई है, आप जल्दी चेक कर लीजिए। जेजे भी तुरंत अपने ऑफिस जाकर उस चश्मे वाले का फोन चेक करता है तो उसमें मिलता है मोजो का नाम और नंबर। और ठीक उसी वक्त मोजो फिर से कॉल करता है दोस्तों। तब जेजे कॉल अटेंड करता है। मोजो कहता है क्यों बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? लगता है उस जेजे को शक हो गया है कि उसकी टीम में कोई स्पाई है, कहीं वो तुम्हें पकड़ न ले, इसलिए सावधान रहना समझे। और यहाँ जेजे को यकीन हो जाता है कि चश्मे वाला आदमी ही स्पाई है और वो उसे मार कर भगा देता है। एक बार फिर दोस्तों इस तरह जेजे को ली पर भरोसा हो जाता है और वो कहता है कि वाह, एन वक्त पर तुमने ठीक इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमने लगभग 30 फेक अकाउंट्स क्रिएट किए थे और अब हमें नए अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ली इस बात को दोस्तों जहन में रख लेता है। फिर वो पैनी को बताता है कि वो 30 फेक अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं जिन्हें वो पेन ड्राइव्स में सेव करेंगे। अगर हम उनके 30 अकाउंट्स को अपने फेक अकाउंट से रिप्लेस कर दें तो वो पैसे सीधे हमारे अकाउंट्स में जमा होंगे और इस तरह हम जेजे के हाथ से वो सारे शेयर्स और पैसे छीन सकते हैं। अगले सीन में ली एकदम मायूस चेहरा लिए जेजे और एंड्रयू के साथ बैठकर खा रहा होता है। जेजे एंड्रयू के सामने ली की बहुत तारीफ करता है कि अगर तुमने एन वक्त पर स्पाई को पकड़ा ना होता तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता। अगले हफ्ते तक हमारा सारा अमाउंट मिल जाएगा और हम डोडो ग्रुप को खरीद पाएंगे। फिर देखना तुम, हमारा ही राज चलेगा बस यहाँ पर। उसके बाद डोडो ग्रुप में एंड्रयू एक बहुत बड़ी पोजीशन पर होगा और एंड्रयू तुम ली को अपनी मुट्ठी में रख लो क्योंकि वो बहुत ही वफादार और समझदार है। एंड्रयू कहता है कि सबसे पहले तो मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। जवाब में ली कहता है कि अगर तुम ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए तो सबसे पहले मैं खुद ही रिजाइन करके चला जाऊंगा। जेजे इन दोनों को चुप कराता है दोस्तों और तब बॉडीगार्ड आ जाता है। वो कहता है कि सर, ली के पेरेंट्स का मेमोरियल उस जगह से हटाने का प्लान बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए, हम पूरी कहानी में हीरो को उसके असली नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन असल में ये लोग ली को चैंग के नाम से ही जानते हैं क्योंकि उसकी नई आइडेंटिटी यही है ना, चैंग। उसका असली नाम तो ली है जो ये लोग नहीं जानते। इसीलिए बॉडीगार्ड कहता है कि ली के पेरेंट्स का मेमोरियल अपनी जगह से हटाया जा रहा है क्योंकि हमने उस जगह का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। तो इस पर जेजे कहता है कि अब उस मेमोरियल की जरूरत क्या है, उनसे कहो कि मेमोरियल हटा दे, हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाएंगे। ली शॉक हो जाता है कि ये मेरे पेरेंट्स की जो यादें बची कुची हैं उन्हें भी मिटाने पे तुला हुआ है। तब एंड्रयू पूछता है कि अरे कौन है ये ली और उसके पेरेंट्स को क्या हुआ था? जेजे कहता है ली वो था एक साइको जिसने अपने ही पेरेंट्स का खात्मा कर दिया। बेचारा दोस्तों ली अंदर ही अंदर चल रहा होता है पर बाहर कोई रिएक्शन दिखाना नहीं चाहता। वो झट से उठ जाता है और कहता है मैं तो भूल ही गया, चेयरमैन ने मुझे बुलाया था, मुझे जाना होगा अभी। कहकर वो निकल जाता है और सीधे अपने पेरेंट्स के मेमोरियल की ओर ड्राइव करता है। बड़ी टेंशन में होता है वो और मेमोरियल वालों को कॉल करके चिल्लाता है कि मेरे पेरेंट्स की अस्थि को कोई हाथ न लगाए, मैं अभी आ रहा हूँ, जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, अस्थियों को कोई कुछ नहीं करेगा। पर मेमोरियल वाले बताते हैं कि उसे तो कब का कब्रिस्तान ले जाया जा चुका है। ली दोस्तों सीधे कब्रिस्तान पहुंचता है जहाँ उसके पेरेंट्स की अस्थि को एक गड्ढे में डाल रहे होते हैं। ली चिल्लाता हुआ भागता है कि प्लीज उसे मत फेंको, पर इतने में वो सारी अस्थि फेंक चुके थे। ली बची कुची भी अस्थि निकालने की कोशिश करता है पर तब उसे कुछ जलने की बू आती है। वो देखता है कि उसके पेरेंट्स की याद में जो चीजें मेमोरियल में रखी थी उन सबको जलाया जा रहा है। वो भागकर वहाँ पर जाता है और अपना कोट उतारकर आग को बुझाने लगता है पर काफी चीजें जल चुकी थी। यहाँ ली के अंदर जैसे दोस्तों ज्वालामुखी फट रही होती है और वो गुस्सा और बेबसी के बीच की स्थिति में होता है और चीखने लगता है। यहाँ से जेजे से बदला लेने की उसके अंदर की आग अब और तेज हो जाती है। अब जेजे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं जल्दी उसका खात्मा कर दूंगा, इस तरह की उसकी सोच होती है।